एडम ने एलिमेंटल स्किल को ज़्यादातर फैंटम से ज़्यादा तेज़ी से पूरा किया। इसमें उसे पूरे 7 दिन नहीं लगे, बल्कि 5 दिन से कुछ ज़्यादा समय लगा। हालांकि एडम ने एक मौका लेने का फैसला किया और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ब्लैक होल को अवशोषित कर लिया और इसके परिणाम सामने आए, खास तौर पर उसके शरीर के लिए। इसके अलावा इस कठिन परीक्षा के दौरान उसे जो घाव मिले थे वे कहीं भी गायब नहीं हुए। एडम को फिर से युद्ध में वापस लौटने के लिए तैयार होने में समय और चिकित्सा की आवश्यकता थी। ओह, एडम ने आह भरते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलीं। बहुत समय बाद पहली बार घने अंधेरे की जगह उसे रोशनी दिखी। ये बहुत चमकीला है। एडम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ से खुद को ढक लिया। वूश! सिल्वाना ने अपनी बाहें घुमाईं और पर्दे बंद कर दिए, जिससे सूरज की रोशनी की कुछ किरणों के लिए ही जगह रह गई। एडम के कुछ कहने से पहले ही सिल्वाना ने तैयार भोजन का एक कंटेनर आगे बढ़ा दिया। ये स्पष्ट था कि उसने इसे ऑर्डर करने के बजाय खुद बनाया था। मैं समझ गया, सज़ा है न? खैर, लगता है मैं तुम्हें धोखा देने में कामयाब नहीं हुआ। एडम ने कंटेनर लेते हुए मुस्कुराया। सिल्वाना ने शांत भाव से सिर हिलाया। अजीब बात यह है कि वह एडम को घायल अवस्था में अस्पताल के कमरे में जागते हुए देखने की आदी थी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, जीवन का एक हिस्सा जो बार बार दोहराया जाता था। एडम जब पहला निवाला खाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र अपने बाएं हाथ पर पड़ी, जो कई छोटे छोटे निशानों से ढका हुआ था। सिल्वाना ने ये देखा और कहा, डॉक्टरों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। निशानों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए आपको जेना के पास जाने की ज़रूरत है, वह आसानी से इसका इलाज कर सकती है। हालांकि ब्लैक होल को अवशोषित करने की कोशिश में आपकी बांह में काफ़ी चोट लग गई है। एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया और कुछ देर तक अपनी हथेली की जांच करता रहा। हाँ, लगता है मुझे भी मेरी जिद की सज़ा मिलनी चाहिए। अभी के लिए ये निशान रहने दो। ये कहते हुए एडम को अपने गिरे हुए साथी सिरगस की याद आ गई। उसके शरीर पर एक निशान था, हालांकि वह निश्चित रूप से इससे छुटकारा पा सकता था। एडम को नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा था। निशान यादों का एकमात्र भौतिक अवतार थे जिन्हें खोया नहीं जा सकता था, तस्वीरों या रिकॉर्ड के विपरीत। शायद निशान अक्सर किसी दर्दनाक या बुरी घटना की याद दिलाते थे, लेकिन वे फिर भी किसी खास व्यक्ति के इतिहास का हिस्सा थे। ज़रूर, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुमने अंत में जो किया वह एक आश्चर्य था, लेकिन एलिमेंटल स्किल अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चुनौती है। सौभाग्य से तुम न केवल इससे बच पाए, बल्कि इसे पार भी कर गए। सिल्वाना ने थोड़ा मुस्कुराया। वह एडम की एक और सफलता पर प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकी। केवल इतना ही नहीं, एडम ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतरिक्ष में चला गया। सिल्वाना के चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति हो गई। हालांकि यह बेहद दर्दनाक था, लेकिन यह बेकार नहीं था। ऐसा लगता है कि एलिमेंटल रूट को यादृच्छिक रूप से एक मुख्य तत्व चुनना था, लेकिन मैं इसे प्रभावित करने में सक्षम था। एडम को किसी तत्व के प्रति कोई विशेष पसंद नहीं थी। वह आग के गोले या लहरें बुलाने या पूरी नदियों को जमा देने का सपना नहीं देखता था। वह जो भी भाग्य उसे देता था उसका उपयोग करने के लिए तैयार था, चाहे चांदी के धागे या बिजली की कलाकृति। हालांकि अगर उसे अपने अंकुरों में से 7 तत्वों में से चुनना होता, तो वह गुरुत्वाकर्षण को चुनता। वह जोन प्रभाव और प्रिज्मेटिक एलिमेंटल की शक्ति से प्रभावित रहा, जिसने उसे व्यावहारिक रूप से हरा दिया था। एडम कुछ कदम आगे बढ़ा और मूल तत्व के पास जाकर उसे छू लिया। गुरुत्वाकर्षण तत्व मूल। अपने कठिन परीक्षण के माध्यम से आप अपने शरीर को एक कुशल लोहार की तरह कठोर धातु से तलवार बनाने में सक्षम हो गए हैं। आपकी इंद्रियां थोड़ी तेज हो गई हैं और तात्विक क्षति के प्रति आपकी प्रतिरोधक क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। साथ ही आप जो झेल सकते हैं उसकी सीमा भी बढ़ गई है। गुरुत्वाकर्षण भाग। आपका गुरुत्वाकर्षण संतुलन थोड़ा विस्तारित और संतुलित हो गया है, जिससे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आपकी गति और शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के प्रति आपका प्रतिरोध अन्य तत्वों के प्रति आपके प्रतिरोध से कहीं अधिक है। एडम ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया और कुछ कदम पीछे हटकर अपने विकास वृक्ष को देखने लगा। जब से वह फैंटम बना है, तब से बहुत बढ़िया काम हुआ है। उसका इवोल्यूशन ट्री बड़ा हो गया है और उसमें अतिरिक्त शाखाएं, पावर जीन और एलिमेंटल रूट शामिल हो गए हैं। अरे, अगर मैंने इसे शुरू में देखा होता तो मुझे लगता कि इस तरह के विकास वृक्ष के साथ मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा, लेकिन एडम ने लॉक और 3 चाबी के छेदों पर नजर डाली। अब तक मैंने केवल एक कदम आगे बढ़ाया है। एडम ने अगले कुछ दिन बास्टियन रेडॉन में बिताए। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी। फोर्ट कैलेडेन में उसे वह उपचार मिल गया जिसकी उसे ज़रूरत थी, लेकिन उसके कुछ घावों को पूरी तरह से ठीक होने में समय लगा। इस दौरान एडम को इस बात का बेहतर अंदाजा हो गया था कि बेस्टियन रेडॉन में चीज़ें कैसे काम करती हैं और बेस्टियन सिटाडेल से किस तरह अलग है। वास्तव में एकमात्र बड़ा अंतर यह था कि बेस्टियन रेडॉन एक एकीकृत स्थान प्रतीत होता था।
निश्चित रूप से इसके अपने संगठन और नेता थे जो एक दूसरे और प्रतिद्वंद्वियों से लड़ते थे। हालांकि वे अपने दूसरे रैंक के प्रेत की दया पर थे और सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। बेस्टियन रेडॉन में गढ़ की तरह गुटों में कोई विभाजन नहीं था और न ही लोअर और अपर रिंग्स में। यह एक एकल तंत्र था जो अपने सर्वोच्च रक्षक पर पूर्ण विश्वास के साथ विकसित होने के लिए सब कुछ कर रहा था। साधारण लोग अपने जीवन के बारे में अंतहीन शिकायत कर सकते थे और किसी बात से असंतुष्ट हो सकते थे, लेकिन अंदर से उन्हें यह एहसास होता था कि वे सब कुछ सेना और फैंटम के कारण ही प्राप्त कर पाए हैं। क्रैकल। एडम शॉवर से बाहर निकला, अपनी कमर पर तौलिया बांधा और अपने कपड़ों की ओर बढ़ा। अजीब बात यह थी कि भाप की धाराओं के बीच गलियारे में कोई खड़ा था। अरे, क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या आपका शरीर भी अधिक आकर्षक हो गया है? क्लारा ने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। एडम उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने अपने शरीर पर भी एक त्वरित नज़र डाली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सभी मांसपेशियां पहले से ज्यादा सुगठित हो गई हैं और उसका समग्र आकार एकदम सही अनुपात के करीब है। इसका कारण ये था कि उसने एक हफ्ते में कुछ किलो वजन कम कर लिया था, साथ ही वह संघर्ष भी कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। क्लारा ने उसे एलिमेंटल सर्किल से गुजरते हुए देखा था, लेकिन यह उनकी दूसरी मुठभेड़ थी। तुम इन दिनों में से किसी एक दिन गढ़ में वापस जा रहे हो, है ना? क्लारा ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ पूछा। एडम ने चुपचाप सिर हिलाया। बेस्टियन रेडॉन में उसके लिए और कुछ करने को नहीं था। वह लगभग ठीक हो चुका था, एलिमेंटल सर्किल पूरा कर चुका था और आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसका एक लक्ष्य लोअर रिंग में जाना था, लेकिन उससे पहले उसे के1 में अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंचना था। उसका आर्टिफैक्ट आखिरी चरण था, जिसका मतलब था कि एसेंस मॉन्स्टर उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी था। ठीक है, मेरा सुझाव है कि आप थोड़ी देर और रुकें क्योंकि 2 दिन बाद ग्रहण होने वाला है। ग्रहण? एडम ने हैरानी से कहा। वह हर बार चूक जाता था क्योंकि वह घायल हो जाता था और उसे अपने मिशन से उबरने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन हर फैंटम को लगातार ग्रहण से गुजरना पड़ता था। हाँ, हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पिछले महीने में केवल 2 ग्रहण हुए हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी आवृत्ति कम हो गई है। हालांकि हम जानते हैं कि अगला ग्रहण कब होगा और यह शक्तिशाली होगा क्योंकि राक्षस बहुत सक्रिय हो गए हैं। मौन। क्लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, सहमत हूँ। यह मेरी और फैंटम्स दोनों की ओर से एक व्यक्तिगत अनुरोध है। इसके अलावा आप राक्षसों के एक नए प्रकार को देख या उनसे लड़ भी सकते हैं। एक और प्रकार? एडम ने बड़बड़ाया और उसके चेहरे पर अनजाने में एक उत्साहित मुस्कान उभर आई। हवा की धाराएं एडम के कंधों पर बह रही थीं, जिससे उसके काले बाल हल्के से उड़ रहे थे, जो थोड़े लंबे हो गए थे। उसकी नीली आंखें न केवल गहरी हो गईं, बल्कि दर्दनाक अनुभवों और उपलब्धियों के ज्ञान से भर गईं, जो खुशी से भर गईं। उसकी निगाहें चमकते सूरज पर टिकी थीं, जो कुछ ही घंटों में क्षितिज के पार गायब हो जाएगा और अपना स्थान छोड़कर चांद को ग्रहण कर लेगा। चांद भी शांति और स्थिरता लेकर आया, ठीक वैसे ही जैसे रात के आकाश में अनगिनत तारे। हालांकि आज कोई भी चांद नहीं देख पाएगा क्योंकि यह ग्रहण का दिन था। ग्रहण रात्रि में घटित होते थे, जिससे चंद्रमा छिप जाता था और अंधेरे में भी लगभग सारा प्रकाश लुप्त हो जाता था। एडम ने पिछले 2 दिन ग्रहण की तैयारी में बिताए थे, ज्यादातर जानकारी के लिए। हालांकि उन 2 दिनों में उसे कुछ प्रशिक्षण लेने का समय मिला और उसने 1 महीने के लिए खुद को भरने के लिए पर्याप्त खाना खाया। एडम के लिए ग्रहण कोई नई बात नहीं थी क्योंकि वे गढ़ में सभी के लिए थे। हालांकि वह केवल इतना जानता था कि ग्रहण खतरनाक थे और प्रेत अपने घर की रक्षा करने में बहुत प्रयास करते थे। आक्रमणकारी राक्षसों में कोई रात्रि राक्षस तो नहीं होगा, है ना? एडम ने बुदबुदाते हुए कहा। वह अपने ज्ञान के बारे में आश्वस्त होना चाहता था। सबसे अधिक संभावना है। हालांकि समय उचित है, रात के राक्षस शायद ही कभी बड़े समूहों में इकट्ठा होते हैं, खासकर राक्षसों की विशाल लहरों में जो गढ़ पर हमला करेंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रकाश है, सिल्वाना ने शांति से कहा। उसी समय कई विशाल स्पॉटलाइट चमक उठीं, जो बेस्टियन रेडॉन के उत्तरी द्वार के सामने सब कुछ रोशन कर रही थीं। ये लाइटें फैंटम्स के लिए एक अखाड़ा बन जाएंगी, जिससे उन्हें एक फायदा और रात के राक्षसों से एक ढाल मिलेगी। ये स्पॉटलाइटें अकेली नहीं थीं, बल्कि अधिकांश अभी भी निष्क्रिय थीं, क्योंकि उनकी बारी रात में आती थी। बेशक राक्षस प्रकाश से नहीं डरते थे, वे ऐसे प्राणी थे जो बिना किसी डर के और सच्ची हिंसा के साथ अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। फिर भी स्पॉटलाइट का उपयोग होता था, विशेषकर ग्रहण के दौरान, न कि केवल सामान्य रात में। जैसा कि सिल्वाना ने कहा था, रात के राक्षस समूहों में नहीं इकट्ठे होते और न ही लहरों में। इसके अलावा प्रकाश उन्हें परेशान करता था क्योंकि वे इसके आदी नहीं थे। इससे उनकी लड़ने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन इन 2 कारकों ने इस रात उनके दिखाई देने की संभावनाओं को बहुत कम कर दिया। हालांकि ये वास्तव में केवल ग्रहण के दौरान ही काम करता था। यदि फैंटम सामान्य रात्रि मिशन पर जाते तो उनके पास कोई चमकदार स्पॉटलाइट या राक्षसी तरंगें नहीं होती।
एडम, तुम्हें अपने दस्ते में जाना होगा। तुम उत्तरी गेट के सामने बाएं क्षेत्र की रक्षा करोगे। सिल्वाना ने शांति से कहा, कभी कभी डेटा प्राप्त करते हुए और उसे जानकारी देते हुए। जरूर, अब लगभग समय हो गया है। एडम ने दीवार के साथ साथ चलते हुए लिफ्ट की ओर बड़बड़ाया। वह सेना के जवानों के पास से गुजरा, जो आज विशेष रूप से संख्या में थे। उनकी राइफलें बेकार थीं, लेकिन ग्रेनेड राक्षसों को विचलित कर सकते थे और लेजर बुर्ज सफ़ेद और हरे रंग के खतरे वाले राक्षसों को चोट पहुंचा सकते थे। सेना के जवानों ने गंभीर चेहरे के साथ सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। वे जानते थे कि ग्रीन थ्रेट लेवल से ऊपर के राक्षसों के खिलाफ केवल फैंटम ही उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, 20 मिनट बचे हैं, है ना? एडम ने बुदबुदाया, अपनी घड़ी पर नज़र डाली और लिफ्ट के पैनल की ओर बढ़ा, नीचे की ओर, गेट की ओर। इंतज़ार। अचानक एक चिंतित आवाज़ सुनाई दी। नीले रंग के सर्दियों के कपड़े पहने एक लड़की लिफ्ट की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं और ऐसा लग रहा था शर्म। आखिरी क्षण में एडम ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर लिफ्ट को बंद होने से रोक दिया। थोड़े प्रयास से उसने लोहे की प्लेटों को एक तरफ धकेल दिया, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई 100 किलो था। फिर लड़की तेजी से आगे बढ़ी और खुद को एडम के ठीक बगल में पाया। वाह, मैं सफल हो गई, लिफ्ट को रोकने के लिए धन्यवाद, लड़की ने उत्साहित मुस्कान के साथ अपने नीले बालों को ठीक करते हुए कहा। उसके बेतरतीब सिरे लगातार उसकी करीने से मुड़ी हुई पोनीटेल से बाहर निकल रहे थे, जो उसकी हल्की झाइयों और हरी आंखों के सामने हिल रहे थे। रुको, तुम, एडम ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह लड़की कौन थी। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे, तुम एडम हो ना? मेरा नाम अलेक्सिया है, तुमसे मिलकर खुशी हुई, उसने जोरदार तरीके से कहा। एडम ने उसका हाथ हिलाते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं भी। अलेक्सिया कोई यादृच्छिक प्रेत नहीं थी, क्योंकि वह K1 लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड की नेता थी। ये स्क्वाड आधिकारिक नहीं था, क्योंकि इसे इस रात उत्तरी गेट के बाएं क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। प्रत्येक गेट पर 2 दस्ते थे, साथ ही विकर्ण बिंदुओं पर 4 और दस्ते थे, जो गढ़ के चारों ओर प्रेत का एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते थे। उनका प्राथमिक लक्ष्य सुबह तक राक्षसों को रोकना था, राक्षसों को मारना एक द्वितीयक लक्ष्य था। इसके अलावा K0, K2, K3 और K4 स्क्वाड भी थे, जो सभी बेस्टियन से अलग अलग बिंदुओं और दूरियों पर स्थित थे। ये सब पहले से ही अधिकतम प्रभाव के लिए सोचा और गणना की गई थी। अलेक्सिया उनकी नेता बन गई थी। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, वह इसके योग्य थी और साथ ही उसके कौशल भी। बिल्कुल तस्वीर की तरह, वह किसी भी तरह से मजबूत या दुर्जय व्यक्ति की तरह नहीं दिखती। हालांकि, एडम ने सोचा, अलेक्सिया को देखते हुए उसकी नज़र उसके नेक्सस की ओर चली गई। एडम की तरह, अलेक्सिया का नेक्सस कोई हथियार नहीं था, बल्कि युद्ध के दस्ताने थे, जो ठंडे धातु से बने थे और दस्ताने के दूर वाले हिस्से से उसकी कोहनी के पास कई नलियां निकली हुई थीं। उसका नेक्सस बिल्कुल भी उतना हानिरहित नहीं दिखता जितना कि वह है। इसके अलावा, भले ही हम राक्षसों की लहरों से लड़ने वाले हैं, वह एक बच्चे की तरह बेफिक्र दिखती है। एडम, तुम मुझे इतनी गौर से देख रहे हो? अलेक्सिया ने लाल गालों के साथ अपनी उंगलियों को काटते हुए बुदबुदाया, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? एडम ने हैरानी से अपनी भौहें उठाईं, अपनी दोनों बाहें छाती पर रखीं और शांत भाव से मुंह फेर लिया। ये पहली बार नहीं है जब आपने बेस्टियन रेडॉन का बचाव किया है ना? अलेक्सिया के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर उठ गए। आप गलत नहीं हैं। एडम ने उसकी ओर देखा। क्या आपके पास कोई सलाह है? यह मेरा पहला मौका है। अलेक्सिया ने सिर हिलाया। अपने दुश्मनों को हराओ, अपने सहयोगियों की मदद करो। हालांकि, अगर तुम अकेले जाने का फैसला करते हो, तो अपने क्षेत्र पर नियंत्रण रखो और मेरे रास्ते से दूर रहो। एडम की पीठ पर हल्की ठंडक दौड़ गई, क्योंकि अलेक्सिया का रूप और नर्म स्वर उसके शब्दों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। दिलचस्प, एडम ने मन ही मन कहा, ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे दस्ते का नेता सचमुच बहुत मजबूत है। क्रैकल, लिफ्ट खुल गई। एडम और अलेक्सिया भव्य उत्तरी द्वार से होते हुए बाएं क्षेत्र की ओर बढ़े, जहां कई दर्जन प्रेत पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ विशेष रूप से मजबूत नहीं दिख रहे थे, लेकिन यहाँ शक्तिशाली आभा वाले पर्याप्त लोग थे, वे एडम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। अलेक्सिया ने गहरी सांस ली, क्षितिज रेखा के पीछे जाते सूरज को देखते हुए। आज रात बहुत लंबी होने वाली है। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम मरना मत, क्योंकि यह अच्छा नहीं है। चलो, टिप के लिए धन्यवाद। कुछ प्रेत ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि एडम अकेला नहीं था जो इस बात से हैरान था कि अलेक्सिया जैसी कोई उनकी नेता थी, लेकिन कोई भी ये पता लगाने वाला नहीं था। उनका एक ही लक्ष्य था, राक्षसों को हराना। यहाँ कोई दुश्मन नहीं था, केवल सहयोगी थे। 30 मिनट बाद सूरज ढल गया और धीरे धीरे चांद उगने लगा। हालांकि, चांद की जगह सभी को सिर्फ एक पतली सी रोशनी दिखी। ग्रहण में चांद की यही एक चीज बची थी। फिर सभी फ्लडलाइट्स एक साथ चालू हो गईं, जिससे बेस्टियन के आसपास का क्षेत्र रोशन हो गया। रुआ,
दूर तक भयानक दहाड़ें गूंज रही थीं, जो एक पूरी सेना की लड़ाकू चीखों की तरह आपस में गूंज रही थीं। भयानक दहाड़ सभी ने सुनी, न केवल प्रेत और सेना ने बल्कि बेस्टियन के निवासियों ने भी। बेशक आम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी, या यूं कहें कि कुछ भी उन पर निर्भर नहीं था। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि प्रेत हमेशा की तरह अपना काम पूरा करेंगे। टैप 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 टैप। कुछ ही मिनटों के बाद दूरी पर सैकड़ों छायाएं दिखाई दी, जो जबरदस्त गति से सीधे उनकी ओर बढ़ रही थीं। राक्षस तो बहुत थे, लेकिन उनकी आभा स्थिर और मध्यम रूप से मजबूत थी। K1 स्क्वाड के लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त, लेकिन जीत के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। राक्षसों ने सही स्तर की ताकत वाले विरोधियों को निशाना बनाया। मोटे तौर पर लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड को ऐसे राक्षस का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका खतरा स्तर बैंगनी वाले से अधिक है। हालांकि ये संभावना नहीं थी कि वे हरे रंग के राक्षसों का सामना करेंगे, और वे निश्चित रूप से सफ़ेद खतरे के स्तर के राक्षसों का सामना नहीं करेंगे। वह कौन है? एडम ने भागते हुए राक्षसों को गौर से देखते हुए पूछा। उन पर पहले से ही रोशनी पड़ चुकी थी, इसलिए एडम उन्हें करीब से देख सकता था। ये स्नो इमोट्स है, ब्लू थरेट लेवल, वाइट बुक। सिल्वाना ने शांति से उत्तर दिया। स्नो इमोट्स की छाती चौड़ी और पंजे मजबूत होते हैं। वे गोरिल्ला की तरह चलते हैं, अपने शक्तिशाली पिछले पंजों का इस्तेमाल करते हैं और अपने आगे के पंजों से ज़मीन हिलाते हैं। वे ठंड से बचने के लिए मोटी खाल से सुरक्षित रहते थे। हर ब्लेड इसे नहीं काट सकता था, लेकिन केवल एक विशेष रूप से तेज ब्लेड ही काट सकता था। एक अतिरिक्त सुरक्षा घने सफ़ेद फर थे। हिमिमूट्स के पास पंजे नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ बेहतर था, शक्तिशाली जबड़े, जिनमें 2 लंबे नुकीले दांत थे जो उनके मुंह से बाहर तक फैले हुए थे। एडम आगे बढ़ा, स्नो इमोट्स का सामना करने वाले पहले लोगों में से एक बनने का इरादा रखते हुए। वह चुनौतियों से भागा नहीं और राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार था, चाहे जितनी देर लगे। इंतज़ार। हालांकि सिल्वाना की आवाज़ ने उसे रोक दिया। जल्दबाजी मत करो, ग्रहण काफ़ी समय तक रहेगा, सूर्योदय तक, जिसका मतलब है कि आपको पूरी रात के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी चाहिए। ऐसे कमज़ोर राक्षसों पर ऊर्जा और भी कम क्षमताएं बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उनमें से कोई ऊपर आता है तो उसे मार डालो, लेकिन साधारण हमलों से। सिल्वाना ने आत्मविश्वास से कहा। वह जानती थी कि एडम और स्नो इमोट्स क्या करने में सक्षम हैं, और यह उसके लिए स्पष्ट था कि स्नो इमोट्स बहुत कमज़ोर थे। आखिरकार, हालांकि लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड में सभी K1 फैंटम्स थे, लेकिन वे बराबर नहीं थे। कुछ ने अभी अभी अपना लॉब दिखाया था, जबकि अन्य अपनी ताकत के चरम पर थे और जल्द ही फर्स्ट की बनाने के लिए तैयार थे। एडम ने अलेक्सिया पर एक नज़र डाली। दूसरे फैंटम की तरह उसे लड़ाई में शामिल होने की कोई जल्दी नहीं थी। वह अपने ऑपरेटर की बात सुनते हुए समय समय पर सिर हिलाती रही। चलो, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? राक्षस हमारे सामने ही हैं। एक आदमी ने लंबे भाले के साथ पागल योद्धा की तरह युद्ध में भागते हुए कहा। रो। वह आदमी मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ा और अपना भाला घुमाया, जो स्नो इमोट के पीछे जाकर रुका और राक्षस की छाती पर एक लंबा घाव कर दिया। फिर वह आदमी तब तक हमला करता रहा जब तक कि स्नो इमोट असहाय होकर जमीन पर गिर नहीं गया। हा, ये तो आसान था। वह आदमी आत्मविश्वास से हंसा। बाम। एक बड़े पंजे ने आदमी को एक तरफ फेंक दिया, जिससे उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गईं। आदमी बर्फ पर लुढ़क गया, रुकने में असमर्थ, जबकि स्नो इमोट आगे बढ़ा, लेकिन वह थोड़ा अलग था। 2 लंबे नुकीले दांतों की जगह उसके 4 नुकीले दांत थे और उसके शक्तिशाली पंजे पर नीले रंग के निशान चमक रहे थे। ये फ्यूरी स्नो इमोट था, ब्लू थरेट लेवल, रेड बुक। अजीब बात यह है कि फ्यूरी इमोट ने उस आदमी पर आगे हमला नहीं किया, बल्कि राक्षस एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी अलेक्सिया की ओर बढ़ गया। हालांकि अलेक्सिया फ्यूरी इमोट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, वह बस एक सोची समझी निगाह से दूसरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि फ्यूरी इमोट उसकी चिंता के लायक नहीं था। रोआर। राक्षस को यह एहसास हुआ और वह अपने प्रति इस तरह की उपेक्षा से क्रोधित हो गया। गुस्से में इमोट अलेक्सिया की ओर दौड़ा, जिससे उसके नीचे की जमीन हिल गई। देखो, किसी ने चिल्लाया, लेकिन अलेक्सिया ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं की। बाम। राक्षस की मुट्ठी उसके चेहरे पर आकर गिरी, जिससे वह जमीन में धंस गई, ऊंची बर्फ की गहराई में। उसकी नाक से खून बहने लगा और आखिरकार उसकी नज़र धुंधली पड़नी बंद हो गई। क्या बकवास है? अलेक्सिया ने असमंजस में भौहें उठाईं। तुमने मुझसे लड़ने का फैसला किया है? क्या तुम गंभीर हो? अरे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम्हारी सहज बुद्धि टूट गई है? ऐसा लग रहा था कि न केवल फैंटम्स बल्कि फ्यूरी इमोट भी हैरान था, क्योंकि अलेक्सिया उसे एक हानिरहित जानवर की तरह देख रही थी। भले ही वह अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन प्रतिक्रियाएं बहुत लापरवाह थीं। ठीक है, तुमने खुद ही ऐसा करने का फैसला किया। अलेक्सिया ने आगे बढ़ने से पहले कंधे उचका दिए। वोश। बर्फ और फिसलन भरी बर्फ पर तेजी से दौड़ते हुए अलेक्सिया ने खुद को फ्यूरी इमोट के ठीक सामने पाया।
वह थोड़ा उछली, बस इतना कि उसकी मुट्ठी फ्यूरी इमोट के सिर पर ऊपर से नीचे तक तिरछी तरह से आ जाए। राक्षस की मोटी खाल में कंपन हुआ, जैसे भूकंप के कारण जमीन में कंपन हुआ हो। फिर प्रभाव ने फ्यूरी इमोट को धरती पर गिरा दिया और प्रभाव से उत्पन्न गति ने राक्षस के सिर को विस्फोटित कर दिया। अलेक्सिया ने जम्हाई ली, अपने शरीर को खींचा। उसे यह मच्छर मारने जितना आसान लगा। प्रेत कुछ देर तक उसे आश्चर्य से देखते रहे, फिर वे मुस्कुराए और वापस लड़ने लगे। उनके लिए ये देखना महत्वपूर्ण था कि उनका नेता क्या करने में सक्षम है। इससे उनकी लड़ने की भावना में बहुत वृद्धि हुई। ओह, ये तो बहुत मजबूत था, एडम ने प्रभावित होते हुए सोचा। उसने गहरी निगाह से अपनी मुट्ठी को देखा। मैं उस राक्षस को एक मुक्का मारकर मार सकता हूँ, लेकिन क्या मैं उसका सिर उड़ा पाऊंगा? खैर, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। मैंने अभी तक युद्ध में अपनी नई शक्तियों का परीक्षण नहीं किया है। जल्द ही स्नो इमोट्स बहुत कम हो गए। ऐसा लगा कि लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड ने राक्षसों की पहली लहर से निपट लिया था। हालांकि जल्द ही दूरी पर कोई खास दिखाई दिया। यह एक अकेला स्नो इमोट था, उसके पीछे दूसरे भी थे और धीरे धीरे उनमें से और भी दिखाई देने लगे। इस स्नो इमोट के शरीर पर कोई अतिरिक्त नुकीले दांत या सुरक्षात्मक प्लेट नहीं थी, नहीं यह क्राउन या एसेंस प्रकार का था। लेकिन एक बात थी जो इस स्नो इमोट को अन्य सभी से अलग करती थी, इसके चारों ओर एक नीली आभा, इसके सिर पर एक बर्फीला मुकुट और क्रॉस के आकार की पुतलियां, मानो एक अडिग व्यवस्था का संकेत दे रही हों। उसी क्षण स्नो इमोट ने अपना मुंह चौड़ा किया और ऐसी दहाड़ लगाई कि वह सैकड़ों मीटर तक फैल गई। हालांकि उसकी दहाड़ में कोई क्रोध या द्वेष नहीं था, केवल एक दुर्जय सेना के सैन्य प्रमुख की महिमा और युद्धप्रिय भावना थी। जैसे ही गर्जना गुजरी, अन्य स्नो इमोट्स के शरीर नीली ऊर्जा की उसी परत से ढक गए और उनकी पुतलियां सुनहरी हो गईं। इस असामान्य स्नो इमोट के आगमन के साथ और विशेष रूप से इसकी दहाड़ के बाद सभी प्रेत सावधान हो गए। अब कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, केवल गंभीर चेहरे और खूनी लड़ाई का मूड था। उनकी प्रतिक्रियाओं को समझना आसान था, क्योंकि उनके सामने जो राक्षस था वह विजेता प्रकार का था। प्रधान प्रकार, मुकुट प्रकार, सार प्रकार और विजेता प्रकार, ये और सभी मौजूदा प्रकार आवश्यकता के कारण बनाए गए थे, राक्षसों को वर्गीकृत करने में सुविधा के लिए नहीं। प्रत्येक प्रकार किसी न किसी तरह से अलग था, क्योंकि यदि कोई राक्षस अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली या बड़ा था, तो खतरे का स्तर और सफ़ेद लाल किताब राक्षस के खतरे को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त थे। एक तरह से टाइप एक पुरस्कार था, एक उपाधि जो केवल योग्य लोग ही कमा सकते थे, जिनके पास कुछ अनोखा था जो बाकियों से ऊंचा था। प्राइम टाइप ताकत और शक्ति का प्रतीक था। क्राउन टाइप अनुभव और अनगिनत लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करता था और एसेंस टाइप शुद्ध मारक क्षमता थी। विजेता प्रकार अन्य प्रकारों के बीच भी कुछ हद तक असामान्य था, क्योंकि इस प्रकार का मुख्य खतरा राक्षस नहीं बल्कि उसके अधीनस्थ थे। स्नो इमोट्स ब्लू थरेट लेवल के राक्षस थे, यहाँ तक कि उनमें से 1000 भी एक साथ काम करने वाले दर्जनों फैंटम को हराने में सक्षम नहीं थे। हालांकि कोई भी सेना, चाहे वह सबसे कमजोर ही क्यों न हो, एक योग्य नेता के आगमन से कई गुना अधिक मजबूत और प्रभावी बन सकती है। विजेता स्नो इमोट ने न केवल अपने साथियों का मनोबल बढ़ाया बल्कि उन्हें और भी मजबूत बनाया। यह उन्हें एक कदम आगे ले जाने के लिए पर्याप्त था, जिससे वे लगभग फ्यूरी स्नो इमोट्स जितने ही मजबूत हो गए। होश स्नो इमोट्स अपने शरीर के चारों ओर नीली आभा और आत्मविश्वास से भरी सुनहरी आंखों के साथ आगे बढ़े। ठीक है, अपनी दूरी बनाए रखें और छोटे छोटे समूहों में बंट जाएं। अगर आप योग्यताओं का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो बारी बारी से करें। आपको ऐसे मूल्यवान संसाधन को बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए, अलेक्सिया ने आगे बढ़ने से पहले आत्मविश्वास से कहा। अपने शब्दों के बावजूद वह गंभीर नज़र से अकेली भागी। एडम ने उस पर एक नज़र डाली। उसे एहसास हुआ कि अलेक्सिया मजबूत है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह सही फैसला था या नहीं। अरे तुम, एक विशाल तलवार लिए हुए आदमी ने एडम को पुकारा। उसके पास 2 अन्य प्रेत खड़े थे। आइए इस लहर के खत्म होने से पहले मिलकर काम करें। सहमत होना ही सही बात होगी, सिल्वाना ने शांति से कहा। वे काफ़ी सक्षम हैं और आपके लिए बोझ नहीं बनेंगे, कम से कम पहली लहर के लिए तो। एडम ने सिर हिलाया। ज़रूर, अगर बहुत ज़्यादा स्नो इमोट्स होंगे तो मैं अपने नेक्सस का इस्तेमाल करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, एडम ने उनके पास दौड़ने से पहले शांति से कहा। कुछ ही सेकंड बाद उनके 4 लोगों के समूह का सामना पहले बूस्टेड स्नो इमोट से हुआ। राक्षस थोड़े बड़े थे, संख्या में 5, लेकिन उनके अस्थायी नेता ने उनमें से 2 को पकड़ लिया और उन्हें तब तक रोके रखा जब तक कि अन्य उसकी मदद नहीं कर सके। इस समय मैं अधिकांश पर्पल थरेट लेवल राक्षसों को संभालने में सक्षम हूँ। ये स्पष्ट रूप से कमजोर हैं, लेकिन क्या क्षमताओं के बिना यह आसान होगा? एडम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सोचा। स्नो इमोट की पुतलियां सिकुड़ गईं जब राक्षस ने हमला करने के लिए अपना पंजा उठाया और अपनी कड़ी मुट्ठी एडम की ओर बढ़ा दी। स्नो इमोट्स के पास कोई अनोखी क्षमता, असामान्य शारीरिक अंग या अंग नहीं थे। वे केवल अपने शक्तिशाली शरीर और विशाल मुट्ठियों पर ही भरोसा कर सकते थे।
स्नो इमोट से लड़ते समय फैंटम्स को अपने विरोधियों की ताकत से बचना पड़ता था, इसलिए एडम को इस हमले से बचना पड़ता था ताकि फिर से कई त्वरित हमले किए जा सकें। स्नो इमोट से लड़ने का ये सबसे व्यवहारिक और प्रभावी तरीका था। हालांकि एडम भागने वाला नहीं था, उसने बस अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और उसी तरह जवाब दिया। तमाचा, उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, एक मुट्ठी तो कई गुना बड़ी थी, जैसे कोई दैत्य चींटी को मारने वाला हो। हालांकि अगर चींटी काफी बड़ी होती तो 1 दर्जन विशालकाय चींटियों को उठाना भी कोई समस्या नहीं होती। कांपना, टक्कर के कारण हवा का एक घेरा बना जो दोनों ओर फैल गया तथा गति एडम की बांह से होते हुए सीधे राक्षस की मुट्ठी तक पहुंच गई। RRRGGGGHHHHHH। आघात तरंग ने स्नो इमोट को एक दर्दनाक दहाड़ के साथ एक तरफ फेंक दिया तथा राक्षस की 4 में से 3 उंगलियां टूट गईं। एडम ने अपनी मुट्ठी की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं संभवतः एलिमेंटल सर्किल पार करने से पहले उसे पीछे फेंक सकता था, लेकिन इतनी दूर नहीं, और मैं उसकी उंगलियां नहीं तोड़ूंगा। एडम ने सोचा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह कितना अधिक शक्तिशाली हो गया था। एडम को कोई भ्रम नहीं था। उसने महसूस किया कि एलिमेंटल सर्कल और एलिमेंटल रूट दोनों ही ज्यादातर रक्षा तंत्र थे। इसने उसे मजबूत बनाया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा, एक कदम। एडम सिर्फ ये जानना चाहता था कि वह कदम कितना लंबा था और सक्रिय युद्ध उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। अच्छा काम, ऐसा लगता है कि किसी ने शारीरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है न? लाल बालों वाली लड़की ने अपनी लंबी कुल्हाड़ी घुमाते हुए मुस्कुराए। बिना किसी प्रतिरोध के कुल्हाड़ी राक्षस के कंधे में घुस गई, जिससे लाल बालों वाले राक्षस की शिकारी आंखों के सामने खून की धारा बहने लगी। तुम सही हो, वे बुरे नहीं हैं, एडम ने समूह के नेता और नीले बालों वाले युवक को घूरते हुए कहा। साथ मिलकर उन 5 ने एक बहुत शक्तिशाली टीम बनाई। उनमें से किसी ने अभी तक अपने आदेश का उपयोग नहीं किया था। हाँ, लेकिन आपको आराम नहीं करना चाहिए, आपने अभी तक अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटा नहीं है, सिल्वाना ने शांति से कहा। एडम ने पलटकर देखा। स्नो इमोट पीड़ा भरी नज़रों से उसके पंजे को पकड़े हुए था, और अजीब बात यह थी कि राक्षस ने पीछे हटने का फैसला कर लिया। वह भाग रहा है। इस आभा ने न केवल उन्हें मजबूत बनाया बल्कि उनकी बुद्धि को भी बढ़ावा दिया। एडम ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर भौहें उठाईं। फिर उसने कंधे उचकाए और पूरी तेजी से आगे की ओर भागा। उसके तेज और शक्तिशाली कदमों से बर्फ टूट गई, जिससे राक्षस ज्यादा दूर नहीं जा सका। हुश! एडम ने आगे छलांग लगाए, राक्षस के ऊपर से छलांग लगाए और कलाबाजी की। उसका पैर सीधे स्नो इमोट के सिर पर पड़ा, जिससे खोपड़ी के टूटने से एक जोरदार दरार के साथ उसका सिर जमीन में धंस गया। ठीक है, ये तैयार है। एडम ने अपने हाथों से धूल झाड़ दी और रिवॉल्व को बुलाया। स्नो इमोट संवर्धित का जीन प्राप्त हुआ X2। हम एक साथ 2 जीन। ऐसा लगता है कि कॉन्करर टाइप ने न केवल अपनी शक्ति उन्हें हस्तांतरित की, बल्कि उनके आंतरिक संसाधनों को भी अगले स्तर तक पहुंचा दिया। एडम ने आगे बढ़ने से पहले मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि स्नो इमोट्स का अगला समूह पहले से ही उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनका समूह बिना किसी समस्या के अच्छा काम कर रहा था। केवल उनके नेता को अपने आदेश का उपयोग करना था, क्योंकि वह लगातार 2 या 3 स्नो इमोट्स का सामना कर रहा था। जल्द ही स्नो इमोट्स ने उनसे बचना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे जीत नहीं सकते। हालांकि यह हर जगह हो रहा था, क्योंकि बूस्ट के साथ भी स्नो इमोट्स इतने सारे के वन फैंटम को नहीं हरा सकते थे। कुछ स्थानों पर अभी भी स्थानीय लड़ाइयां चल रही थीं, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां से स्नो इमोट्स प्लेग की तरह दूर रहते थे। अजीब बात यह थी कि वहां केवल एक व्यक्ति खड़ा था, अलेक्सिया, जिसके चारों ओर स्नो इमोट्स की 20 से अधिक लाशें पड़ी थीं। उसके चेहरे पर थोड़ा खून लगा हुआ था और उसकी निगाहें हमेशा की तरह शांत और स्थिर थीं। उसने अपने कंधे को फैलाया और धीरे धीरे विजेता स्नो इमोट की ओर बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि उसकी लड़ाई आसान थी या हानिरहित थी, लेकिन एक अप्रस्तुत व्यक्ति शायद इस दृश्य को देखकर भयभीत हो जाएगा। बर्फीले इमोट सिर्फ जमीन पर मृत नहीं पड़े थे, उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, कुछ के सिर उड़ गए थे, कुछ की रीढ़ें फट गई थीं और कुछ तो बस मांस के टुकड़े में बदल गए थे। ठीक है, अगली लहर जल्द ही आनी चाहिए, इसलिए चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, अलेक्सिया ने भावहीन चेहरे के साथ कहा और कॉन्करर स्नो इमोट को गौर से देखा। जब कोई खतरनाक प्रतिद्वंद्वी युद्ध के मैदान में दिखाई देता है, खासकर किसी प्रकार का, तो हर कोई गंभीर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ये स्वाभाविक था। आखिरकार कोई भी प्रकार खतरनाक था और अगर फैंटम लापरवाह थे तो मौत का कारण बन सकता था। हालांकि ये तभी सच था जब शक्तियां बराबर हों। बेशक विजेता प्रकार किसी भी अन्य प्रकार की तरह कोई मजाक नहीं था, लेकिन ये हर किसी के लिए ऐसा नहीं था। अरे, उन्होंने उसके बारे में जो कहा वह सच है, किसी प्रेत ने बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर घबराहट भरी मुस्कान के साथ कहा। उसके बगल में खड़ी लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, अच्छी बात है कि वह इस सप्ताह हमारे गढ़ में आ गई।
भले ही वह राक्षसों से अधिक खतरनाक दिखती है, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति का आपके पक्ष में होना आपके खिलाफ होने से कहीं बेहतर है ना? प्रेत एक दूसरे को अपनी अपनी राय देते हुए इधर उधर बातें कर रहे थे। अगले राक्षस के प्रकट होने से पहले उनके पास थोड़ा आराम करने का समय था। एडम भी कोई अपवाद नहीं था, वह भी अपनी नज़रें हटाए बिना कुछ देर तक अलेक्सिया को देखता रहा। वह विजेता स्नो इमोट के सिर के ऊपर बैठी थी, उसके पैर नीचे लटक रहे थे। ये सब ठीक होता, लेकिन राक्षस का शरीर कुछ जगहों पर अजीब कोनों पर मुड़ा हुआ था, जैसे कि किसी ने उसके पंजे पकड़ लिए हों और उसे अलग अलग दिशाओं में घुमाना शुरू कर दिया हो, उसे खिलौने की तरह तोड़ दिया हो। टूटी हुई हड्डियां खुली हुई फ्रैक्चर की तरह बाहर निकली हुई थीं, और राक्षस के अंग उसके पेट से बाहर गिरते हुए चारों ओर बिखरे हुए थे। इस भयानक दृश्य के बावजूद अलेक्सिया बिल्कुल भी पागल, थकी हुई या डरी हुई नहीं दिखी। उसके चेहरे पर शायद ही कोई भावना थी। वह बस समय समय पर उस क्षेत्र को देखती थी जो उसके नियंत्रण में था। अब वह न केवल उनके दस्ते की नेता थी, बल्कि एक शीर्ष शिकारी थी जो अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देती थी। अरे, मुझे याद नहीं पड़ता कि तुमने इतने समय तक किसी औरत को देखा हो। क्या ये पहली नज़र का प्यार है? सिल्वाना ने हल्के से व्यंग्य करते हुए कहा। एडम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई प्रेत निडर, जो अंदर से भयंकर और बाहर से भयानक दिखता है, ने विजेता स्नो इमोट के साथ ऐसा किया। खैर, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि आपको लोगों का मूल्यांकन दिखावे से नहीं करना चाहिए। दिखावे से धोखा हो सकता है। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। किसी न किसी तरह से हमारे सभी कार्य, निर्णय और स्वभाव हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं और इसलिए हमारी उपस्थिति को भी। शायद थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इस तरह का दृश्य देखना बहुत ही विपरीत है। ... समय बीतता गया और जल्द ही एक दूसरी लहर उनकी ओर बढ़ी। उनमें स्नो इमोट्स भी थे, लेकिन इस बार लंबे पैरों और चौड़ी जालदार गर्दन वाले विशालकाय छिपकलियां थीं। हालांकि यह अभी भी ब्लू थिएटर स्तर था, कुछ भी नहीं जिसे फैंटम संभाल नहीं सकते थे। जैसा कि सिल्वाना ने कहा था, एडम अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि जितना संभव हो सके उतनी ताकत बचाने की कोशिश कर रहा था। अपनी सहनशक्ति के स्तर के साथ वह एक हफ्ते तक इधर उधर दौड़ सकता था और अपनी मुट्ठियों से वार कर सकता था। सींग वाली छिपकलियां उसके लिए कोई समस्या नहीं थीं। ऐसे एक राक्षस को हराने के लिए एडम को केवल छिपकली के चेहरे पर एक दो घूंसे मारने या उसके सींगों को उसके सिर से उखाड़ने की जरूरत थी। एक और, एक और, एक और एक और। एडम लगातार अपने आप से बड़बड़ाता रहा, एक के बाद एक राक्षस को मारता रहा। ये कुछ समय तक चलता रहा, जब तक उसे एहसास नहीं हो गया कि अब कोई राक्षस उसके पास नहीं आना चाहता। ये राक्षसों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, आत्मरक्षा की उनकी प्रवृत्ति। युद्ध के मैदान में एडम अकेला नहीं था। अलेक्सिया और दर्जनों अन्य फैंटम भी इसी स्थिति में थे। वे अपनी टुकड़ी में सबसे शक्तिशाली थे और उन्हें अधिक शक्तिशाली राक्षसों की अगली लहर के आने का इंतजार करना पड़ा। हालांकि उनमें से कोई भी अपने साथियों को राक्षसों से लड़ते और घायल होते हुए नहीं देख सकता था। यह कोई उत्तरजीविता खेल नहीं था जहां केवल एक विजेता हो सकता था, बल्कि एक युद्ध था जहां आपको अपने दुश्मनों को मारना था और अपने सहयोगियों को बचाना था। चलो, क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम मुझसे बच सकते हो? ठीक है, मेरे पास तुम में से हर एक तक पहुंचने का एक तरीका है। एडम की आंखें चमक उठीं जब सुई उसके हाथ में आई। पहली पकड़। फिर उसने धीरे धीरे उसे खोलना शुरू किया, जोड़ने वाले धागे को लंबा किया और फेंकने की तैयारी की। एडम ने एक उपयुक्त लक्ष्य की तलाश की और जल्द ही उसने देखा कि कई छिपकलियां एक बड़ी ढाल के साथ उस आदमी को घेर रही हैं। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन छिपकलियां अपने तीखे सींगों से उसकी ढाल पर लगातार हमला करती रहीं और धीरे धीरे उसे पीछे धकेलती रहीं। अन्य प्रेत उसकी मदद करने में बहुत व्यस्त थे, उन्हें पहले अपनी समस्याएं सुलझानी थीं। अरे, तुम में से इतने लोग कहाँ से आ गए? मुझे बचाव करने की आदत है, लेकिन इस तरह के दबाव के खिलाफ नहीं। आदमी ने अपने कांपते हाथों को देखते हुए दांत पीस लिए। उसे लगा कि बस थोड़ा और प्रयास करने पर सींग वाले छिपकलियां उसकी सुरक्षा को भेदने में सक्षम हो जाएंगी। होश! अचानक उसने दूर से एक हल्की चमक देखी जो एक लंबे चांदी के धागे के पार चली गई। फिर धागा सींग वाले छिपकलियों के बीच से गुजरा और उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से बराबर टुकड़ों में काट दिया, जैसे कि कोई सर्जन तेज छुरी से काम कर रहा हो। वह व्यक्ति कुछ देर के लिए हैरान रह गया, फिर उसने एडम की ओर देखा, जिसने थोड़ा सा सिर हिलाया और आगे बढ़ गया दूसरे फैंटम की सहायता के लिए। हाँ, मुझे उम्मीद थी कि इस बार मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाऊंगा और कप्तानों में से एक बन पाऊंगा, लेकिन मुझमें स्पष्ट रूप से ताकत की कमी है। मुझे निश्चित रूप से नई योग्यताएं हासिल करने की ज़रूरत है, अन्यथा मैं स्थिर खड़ा रह जाऊंगा। आदमी ने शिकायत करते हुए अपना सिर हिलाया। खैर, उसके पास इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि दो और सींग वाले छिपकलियां पहले से ही उस पर निशाना साध रही थीं। अरे! उस आदमी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने अपना बचाव करते हुए अपनी ढाल घुमाई।
पहली लहर की तरह दूसरी लहर भी जल्द ही समाप्त हो गई। अरे, बहुत समय हो गया जब मैंने इतने सारे राक्षस, मरे हुए राक्षस देखे थे। एडम ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। वह पहले ही दर्जनों को मार चुका था और फैंटम ने पहले ही 1000 से ज्यादा को मार डाला था। हालांकि ये सीमा नहीं थी, केवल 2 घंटे ही बीते थे, अभी भी एक लंबी रात बाकी थी और सबसे खतरनाक राक्षस अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। एडम ने अलेक्सिया की ओर देखा। उसने हमेशा की तरह दूसरी लहर में सबसे खतरनाक राक्षसों से लड़ाई की थी, 2 प्राइम हॉर्न छिपकलियों से। इस बार अलेक्सिया बिना घावों के काम नहीं चला सकती थी। उसके चेहरे पर कुछ खरोंचें थीं, लेकिन सिर्फ अपने आदेश का इस्तेमाल करने की कीमत इतनी ही थी। दूसरे फैंटम भी इन छिपकलियों को मार सकते थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा संसाधन खर्च करने होंगे। मैंने कई शक्तिशाली और अनुभवी फैंटम्स से मुलाकात की है, लेकिन मेरे स्तर पर वह सबसे प्रभावशाली है। यहाँ तक कि ज़ेरा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पहले से ही के एक के शिखर पर है। एडम ने अलेक्सिया को देखते हुए सोचा। किसी कारणवश उसकी नज़रें बार बार उसकी ओर जा रही थीं, भले ही वह ऐसा नहीं चाहता था। ये सहानुभूति नहीं थी जैसा कि सिल्वाना ने सुझाया था, उसे बस आश्चर्य हुआ कि वह क्या छिपा रही थी। कम से कम उसे उम्मीद थी कि वह ऐसा ही था। जल्द ही दूर से बर्फ के बादल उठने लगे और कोई चीज टन भर बर्फ ऊपर की ओर फेंकती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। ये स्पष्ट था कि ये राक्षस विशालकाय थे, क्योंकि उनकी आकृतियां प्राचीन सांपों जैसी लग रही थीं, विशाल और डरावने, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं। अरे, मैंने सोचा भी नहीं था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे, किसी ने एक विशालकाय कीड़े के खौफनाक जबड़े को देखते हुए कहा, जिसके अंदर 1000 दांत घूम रहे थे। तीसरी लहर में चीजें और भी जटिल होती जा रही थीं। स्नो इमोट्स और हॉन्ट लिजर्ड्स गायब नहीं हुए थे। वे लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब वे फैंटम्स के लिए मुख्य खतरा नहीं थे। कई विशालकाय कीड़े, जिनमें से प्रत्येक ट्रेन के आकार का था, फैंटम्स पर सीधे हमला कर रहे थे। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें अपने तीखे दांतों से काटकर मांस के टुकड़ों में बदलना था। सिल्वाना, एडम ने गंभीरता से कहा, युद्ध की तैयारी करते हुए। हाँ, ये वर्म क्रशर्स है, पर्पल थरेट लेवल, वाइट बुक। हालांकि मुझे यकीन है कि जल्द ही कोई टाइप दिखाई देगा, इसलिए रेड बुक वाले का सामना करने के लिए तैयार रहें। सिल्वाना ने उसे ज़रूरी जानकारी देते हुए तुरंत जवाब दिया। कितना सही नाम है, ये जबड़े बहुत खतरनाक लग रहे हैं। एडम ने भौहें सिकोड़ी। कीड़ों के जबड़ों में दांतों की कई पंक्तियां तेजी से घूमती थीं, जैसे कोल्हू में लगे ब्लेड किसी भी चीज़ को धूल में बदल सकते थे। जरूर, लेकिन उनके जबड़े के अलावा वर्म क्रशर्स के पास और कुछ नहीं है। हालांकि अगर आप जबड़े में फंस गए, तो आपको जिंदा निकलने के लिए अपने आधे शस्त्रागार का इस्तेमाल करना होगा। एडम ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उनकी टुकड़ी को खासतौर पर इस क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था, एक रात के लिए, सिर्फ इस ग्रहण के लिए। इसलिए उनके पास सिर्फ नेता था, अलेक्सिया। हालांकि यह टुकड़ी बहुत बड़ी थी, हार्वेस्टर्स के बिना भी वे बाद में काम पर लग जाते और भारी मात्रा में संसाधन जुटाते। फिर भी इतने बड़े दस्ते में नेता के अलावा कप्तान होना लाजिमी था। जरूरी नहीं कि वह दूसरों को आदेश दे। कप्तानों का मुख्य उद्देश्य उन मजबूत राक्षसों से मुकाबला करना था जो दूसरों के लिए खतरा पैदा करते थे। ये सच है कि मिशन विभाग और सेना पहले से ही कैप्टन की नियुक्ति कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने नेता के साथ किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका एक साधारण कारण था, ये स्वाभाविक रूप से होना था। राक्षसों ने लगभग बराबर ताकत वाले विरोधियों को चुना, इसलिए फैंटम को भी ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता था। शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहली 2 लहरों में सभी को अपनी भूमिका पहले ही समझ में आ चुकी थी। अच्छा, ऐसा लगता है कि हमें उनके स्थान पर खड़े होने से पहले बहुत काम करना होगा। अगले ग्रहण में घनी दाढ़ी वाले आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आगे अन्य फैंटम से दूर और एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर 6 फैंटम खड़े थे। बीच में अलेक्सिया थी, जो नेता थी, बाकी अभी अभी कैप्टन या सेकंड इन कमांड बने थे। 6 में से एक है ना? एडम ने मन ही मन बुदबुदाया जैसे ही उसकी नज़र अलेक्सिया पर गई। अच्छा, 5 में से एक जैसा। मैं अभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एडम उसके बाईं ओर खड़ा था। उसके दाईं ओर कुल्हाड़ी लिए एक लाल बालों वाला व्यक्ति था। वे पहली लहर के दौरान एक ही टीम में थे। दूर एक आदमी था जिसके काले बाल थे और एक विशाल त्रिकोणीय नुकीली ढाल थी। भले ही राक्षस तेजी से आ रहे थे, उसने बिना समय बर्बाद किए और लापरवाह रवैये के साथ धूम्रपान किया। ये एस्टर रिंगर और ओवन याक्सले हैं, सिल्वाना ने कहा। वे निश्चित रूप से ताकत में आपसे कम नहीं हैं, और शायद अनुभव में भी वे आपसे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एडम ने सिर हिलाया और अपनी नज़र आगे बढ़ाई। लंबे काले लबादे में एक महिला की ओर और उसके हाथ में एक काली किताब थी। फिर आखिरी वाले की ओर भूरे बालों वाला एक आदमी और उसके नीचे 6 छेदों से सफ़ेद भाप निकलती एक विशाल धनुष। ब्राइडा हिले और फ्रेड हेमिंगसेन, वे दोनों ही दूर से हमला करने में माहिर हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप उन पर नज़र रखें। अगर आप उन्हें खो देते हैं, तो आपकी टीम वाकई मुश्किल में पड़ सकती है।
एडम ने सिर हिलाया। उसके पास ब्राइडा और फ्रेड की तरह कोई दूर तक मार करने वाला हथियार नहीं था, साथ ही ओवन की तरह सुरक्षा या एस्टर की तरह कोई बड़ी कुल्हाड़ी भी नहीं थी। फिर भी उसका शस्त्रागार दूसरों की तुलना में कम प्रभावशाली नहीं था। हुश! हवा का एक शक्तिशाली झोंका उनकी ओर बढ़ रहा था, जो वम क्रशर्स के निकट आने का संकेत दे रहा था। अब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी पहले से ही उनके सामने थे। ठीक है, मुझे ढक दो, एस्टर ने आगे बढ़ने से पहले उत्साहित भाव से कहा। उसकी कुल्हाड़ी से एक चमकदार लाल लौ निकली, जो उसके आसपास की बर्फ को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म थी, जिससे उसका रास्ता साफ हो गया। एडम ने 4 वम क्रशर्स को देखा। उसे एहसास हुआ कि अलेक्सिया उनसे नहीं लड़ेगी, क्योंकि कोई भी वम क्रशर उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था। राक्षसों को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत की तो वह उनका क्या करेगी। मान लीजिए कि एस्टर एक को संभालती है, ओवन दूसरे को रोक लेता है, और इस बीच ब्रॉयडा और फ्रेड तीसरे को गोली मार देते हैं। उस स्थिति में ये तय है। एडम ने पीछे मुड़ने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। उससे 10 मीटर पहले उसने एक विशाल गोल जबड़ा देखा जिसके दांत घूम रहे थे और गहराई में केवल अंधेरा था। वम क्रशर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, अपने सामने की बर्फ को तोड़ रहा था और बर्फ को ब्लैक होल की तरह खा रहा था। इसके बावजूद एडम शांत रहा, क्योंकि उसके मन में यह विचार था कि वह सिर्फ एक हमले से ही जीत जाएगा। जरूर, तुम्हारी खाल मोटी और सख्त होगी। ये दूसरों के लिए समस्या होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। बिजली के झटके उसके पैरों में महसूस हुए और वह तेजी से एक तरफ झुका, आखिरी क्षण में वम क्रशर के जबड़े से बचता हुआ। कीड़ा ट्रेन की तरह आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एडम भी रुकने वाला नहीं था। उसने एक सुई निकाली, उसे आसानी से कीड़े के शरीर में घुसा दिया और पूरी गति से आगे की ओर दौड़ा, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को लंबाई में काट डाला। भले ही वम क्रशर को यह एहसास हो गया हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन गति और जड़ता उसे इतनी तेजी से रुकने नहीं देगी, इससे पहले कि एडम उसे गंभीर घाव दे दे। विशालकाय राक्षस का खून कई मीटर जमीन पर बह गया तथा उसके पीछे एक लंबी लाल रेखा बन गई, क्योंकि वम क्रशर अपनी शक्ति खो चुका था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल! अपने शरीर पर नियंत्रण खोकर वम क्रशर बर्फीले मलबे में जा घुसा। उसे तोड़ता हुआ धीरे धीरे रुक गया, जिससे 1 टन बर्फ एक ही ढेर में तब्दील हो गई और पीछे शुद्ध बर्फ का एक विस्तृत निशान रह गया। वम क्रशर मर रहा था, उसका जीवन शीघ्र ही समाप्त हो रहा था और प्रत्येक सेकंड के साथ उसका दिल धीमी गति से धड़क रहा था, जब तक कि उसकी सारी गति पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। एडम शांत दृष्टि से राक्षस के सिर की ओर बढ़ा और आगे बढ़ा, जिससे एक सफ़ेद भंवर बन गया। वम क्रशर का जीन प्राप्त हुआ X1 बैंगनी खतरा स्तर। अच्छा काम है, आप में से बाकी लोग भी लगभग वहां पहुंच चुके हैं, सिल्वाना ने उत्साहवर्धक स्वर में कहा। एडम वम क्रशर पर कूद गया और पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर डालने लगा। बचे हुए फैंटम स्नो इमोट्स और हॉन्ट लिजर्ड से लड़ रहे थे। उन्हें वम क्रशर्स का सामना करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे उन्हें सामना करना होगा। फिर एडम ने अपने साथी कप्तानों की ओर देखा। हा, भागने की हिम्मत मत करना, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, एस्टर ने पागल मुस्कान के साथ कहा, अपने वम क्रशर को टुकड़ों में काटते हुए। या तो कुछ सेकंड में वह इसे जला देगी या काट देगी, कोई और विकल्प नहीं था। ब्राइडा ने घने अंधेरे से विशालकाय कीड़े पर प्रक्षेपास्त्रों की बौछार की, जबकि फ्रेड ने प्रति सेकंड कई बार धुंध के तीर छोड़े, जो राक्षस के आर पार हो गए। ओवन ही एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जो आक्रमण के बजाय बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे दूसरों की मदद का इंतजार करना था। अरे, तुम मुझे खाना चाहते हो? ओवन ने मुस्कुराते हुए बिना किसी कठिनाई के अपनी ढाल से राक्षस के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, खैर, मुझे डर है कि तुम मुझे खाने से पहले अपने दांत तोड़ लेना चाहोगे। ओवन की आंखें चमक उठी, क्योंकि उसकी ढाल ऊर्जा की घनी नीली परत से ढकी हुई थी, जिसमें स्पाइक्स लगे हुए थे। फिर वह आगे बढ़ा और स्पाइक्स दर्जनों गुना लंबे हो गए, वम क्रशर को सैकड़ों भालों की तरह भेदते हुए खूनी नोकें दूसरी तरफ से निकल रही थीं। अलेक्सिया ने ओवन की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। वह शांत निगाहों से आगे देख रही थी, जैसे कुछ उम्मीद कर रही हो। तीसरी लहर, जो जल्द ही चौथी लहर बन गई, बिना किसी उल्लेखनीय समस्या या हताहत के गुजर गई। कुछ फैंटम घायल हो गए, कुछ को मौत के जोखिम में युद्ध के मैदान को छोड़ना पड़ा, लेकिन उनके दस्ते का 80% हिस्सा लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार था और 60% में अभी भी काफ़ी ऊर्जा थी। केवल एक छोटा सा हिस्सा थका हुआ था। अरे, मुझे सेना की प्रभावशीलता पर संदेह था, लेकिन यह वास्तव में प्रभावशाली है, एडम ने दूर से राक्षसों के समूह को देखते हुए कहा। स्नो इमोट्स फैंटम की ओर बढ़ रहे थे, जो सींग वाले छिपकली से लड़ने में व्यस्त था, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। होश! दीवारों पर लगे कई लेजर बुर्जों में से एक ने विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की एक सघन किरण छोड़ी। बुर्ज की बैटरी तुरंत शून्य हो गई और दीवारों के साथ साथ चलने वाले मोटे तारों से तेजी से चार्ज होना शुरू हो गया, बेस्टियन के अंदर जनरेटर तक।
कुछ ही समय में लेजर अपने लक्ष्य तक पहुंच गया, जिससे एक भयानक विस्फोट हुआ और स्नो इमोट्स का मांस फट गया। बर्फ के टुकड़े उड़कर किनारे पर आ गए, साथ ही राक्षसों की दर्दनाक दहाड़ के लिए बर्फ के क्रिस्टल भी। हालांकि लेजर टर्रेट्स ब्लू थरेट लेवल राक्षसों को नहीं मार सकते थे, क्योंकि सही परिस्थितियों में ग्रीन थरेट लेवल उनका अधिकतम था। हालांकि स्नो इमोट्स को घायल करना या बस उन्हें रोकना ही फैंटम्स के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त था। फैंटम्स की अमानवीय गति और सजगता, सेना की सहायता और ऑपरेटरों के निर्देशन को देखते हुए ये सब एक एकल तंत्र बन रहा था जो बिना किसी त्रुटि के काम कर रहा था। फिर भी ऐसा तब तक होता रहा जब तक कि कोई चीज़ प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने लगे, कोई विकट चीज़ जो स्थापित नियमों को तोड़ दे। कांपना, कांपना, कांपना। जब दूर से ऊंची ऊंची आकृतियां दिखाई देने लगी तो जमीन हिलने लगी। प्रत्येक आकृति 10 मीटर से भी ऊंची थी, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह विकृति के कारण था, क्योंकि स्पष्ट गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा था कि वे वास्तविक विशालकाय आकृतियां थीं। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और तेज हवा के बीच से राक्षसों को अच्छी तरह देखने की कोशिश करने लगा, जिसमें बर्फ के मोटे कण इधर उधर उड़ रहे थे। विशाल पैर जमीन पर धंस गए, उनके असहनीय वजन के नीचे बर्फ टूट गई। बर्फ की घनी प्लेटों ने दिग्गजों के पूरे शरीर को ढक लिया, खास तौर पर उनकी चौड़ी छाती और लंबे फैले हुए हाथ जिनमें बहुत कमजोर थे। तीखे क्रिस्टल उनकी कलाइयों को कंगन की तरह घेरे हुए थे, जिनमें सिर्फ मौत और भव्यता थी। उनके सिर उनके शरीर से गर्दन से नहीं जुड़े थे, बल्कि बर्फ की एक परत उनके कंधों तक जा रही थी, जो उन्हें हुड की तरह कसकर ढक रही थी। वे मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाते हैं, एडम ने अपने सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों में से एक को याद करते हुए कहा। हाँ, आर्टिक कोलोसस और स्टोन गोलियत के बीच वास्तव में समानताएं हैं। हालांकि आर्टिक कोलोसस बहुत अधिक शक्तिशाली हैं क्योंकि वे पर्पल थरेट लेवल के हैं। उनकी कमजोरी उनकी छाती में मौजूद कोर हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वे मोटे बर्फ के कवच से छिपे हुए हैं, सिल्वाना ने समझाया। एडम ने सिर हिलाया, अपनी सुई को कसकर पकड़ते हुए। वह जानता था कि बड़े राक्षस भयानक प्राणी थे। बेशक वे धीमे थे, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको पहले उन तक पहुंचना होगा। उसी समय आर्कटिक कोलोसस, जो दूसरों से आगे चल रहा था, ने अपनी विशाल भुजा उठाई और उसे आगे बढ़ाया। तभी उसकी कलाई पर लगे क्रिस्टल चमक उठे और एडम से कुछ ही दूरी पर मौजूद फैंटम के समूह पर बरस पड़े। कुछ सेकंड बाद क्रिस्टल पहले से ही शक्तिशाली हवा की धाराओं के साथ उसके ऊपर उड़ रहे थे। तब एडम इसके बारे में कुछ कर सकता था, लेकिन वह वहीं जम गया क्योंकि अतीत के टुकड़े उसके दिमाग में कौंध गए। प्राइम स्टोन गोलियत द्वारा फैंटम को चीरते हुए फेंके गए पत्थरों का दृश्य उसके दिमाग में बस गया था। ये पहली बार था जब उसने देखा था कि एक फैंटम की जान भी एक नुकीले पत्थर के फेंके जाने जैसी साधारण सी बात से पल भर में खत्म हो सकती है। हालांकि इस मामले में एडम की मदद की जरूरत नहीं थी। यह असंभव था कि वह हर क्रिस्टल को रोक सके या उसे नष्ट कर सके। कप्तानों में से कोई ऐसा था जिसके पास इस मामले के लिए सही क्षमताएं थीं। मेरे पीछे आओ, एक साथ बैठ जाओ, ओवन ने अपने सामने एक ढाल पकड़ते हुए चिल्लाया। प्रेतात्माओं ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उन्हें पता था कि अगर यह ओवन था तो उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी। कुछ ने तो सुरक्षित क्षेत्र में तेजी से पहुंचने की क्षमता का भी इस्तेमाल किया। ओवन ने मुस्कुराते हुए अपनी ढाल को थोड़ा ऊपर उठाया और बर्फ के क्रिस्टल को उसमें गिरने दिया। उसने और या अपने नेक्सस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह बस जरूरी नहीं था। बम 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 बम। बर्फ के क्रिस्टल ओवन की ढाल से टकराकर टूट गए तथा अभेद्य सुरक्षा को एक अटूट किले की तरह क्षति पहुंची। लेकिन ऐसा सटीक बचाव ओवन के लिए पर्याप्त नहीं था। टस्क, ये बहुत उबाऊ है। ओवन ने मुस्कुराते हुए अपनी ढाल को एक तरफ घुमाया और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। इस तरह के लापरवाह व्यवहार के लिए भाग्य को दंडित होना पड़ा, क्योंकि अंतिम क्रिस्टल को अभी ढाल से टकराने का समय भी नहीं मिला था और वह सीधे ओवन की छाती की ओर बढ़ रहा था। हालांकि ओवन की मुट्ठी अधिक मजबूत साबित हुई। उसने क्रिस्टल से टकराकर उसे कांच की तरह मजबूती से चकनाचूर कर दिया। एडम की आंखें एक पल के लिए आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं था कि पावर जीन और एलिमेंटल रूट पाने के बाद भी वह ऐसा कर सकता है। हम उच्च सुरक्षा, विशेष रूप से बर्फ के खिलाफ। इसके अलावा हर किसी के विपरीत, वह जंगल की सैर पर जाने जैसा कपड़े पहने हुए है, उत्तरी द्वार पर नहीं। एडम ने सोचा, ओवन की ओर देखते हुए, जिसने एक बड़ी बेल्ट के साथ एक काले चमड़े की जैकेट और चौड़ी पैंट पहनी हुई थी। क्या ये संभव है कि उसके पास एलिमेंटल रूट भी हो? उसका मुख्य तत्व बर्फ है। एडम ने सोच समझकर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सुझाव दिया। युवक आगे बढ़ा और ओवन के सामने झुक गया। धन्यवाद। वे क्रिस्टल खतरनाक लग रहे थे। मुझे नहीं पता कि अगर आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो हमारे साथ क्या होता। ओवन ने सिगरेट जलाते हुए मुस्कुराया। इसकी चिंता मत करो, कभी मेरे लिए भी एक ड्रिंक ले आओ और हम बराबर हो जाएंगे। युवक ने अपना सिर उठाया और कुछ कहना चाहा। कांपना, कांपना, कांपना। हालांकि एक शक्तिशाली भूकंप ने उसे बाधित कर दिया, जिससे अन्य प्रेतों का ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित हो गया।
आर्कटिक कोलोसस कहीं गायब नहीं हुए थे, क्योंकि ओवन ने उनमें से एक के हमले को विफल कर दिया था। राक्षस धीरे धीरे करीब आ रहे थे और 1 मिनट से भी कम समय में वे अपने दस्ते के ठीक सामने होंगे। अरे, वे बहुत ही भयानक दिखते हैं। हालांकि यह शायद उनके आकार के कारण है। ओवन ने बेपरवाही से अपने सिर के पीछे खुजलाया। अलेक्सिया ने अपनी भौं उठाई, फिर वह फ्रेड की ओर मुड़ी। अरे, आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं, है ना? फ्रेड ने अपनी नीली आंखें सिकोड़ लीं, जबकि ठंडी हवा ने उसके भूरे बालों को थोड़ा लहरा दिया। मान लीजिए, लेकिन मैं उन पर बहुत ज्यादा ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। हमारे आगे और भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। मैं अपनी क्षमताओं को बाद के चरणों के लिए छोड़ना चाहूंगा। अलेक्सिया की आभा बढ़ने पर उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उनका टकराव होना तय नहीं था, क्योंकि ब्राइडा आगे बढ़ गईं। लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेड ऊर्जा बचाना चाहता है तो ठीक है, मैं उनके साथ निपट सकती हूँ। किसी भी तरह इस रात हम में से प्रत्येक को अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना होगा। मुझे पहले होने में कोई आपत्ति नहीं है, ब्राइडा ने ईमानदारी से कहा, अपनी नेक्सस नामक किताब को अपने सीने से लगाते हुए। अलेक्सिया ने सिर हिलाया। अच्छा, बस जल्दी करो, वे जल्द ही फिर से हमला करेंगे। मैं नहीं चाहती कि इन लोगों जैसी छोटी छोटी बातों से कोई मर जाए। अलेक्सिया ने बेपरवाही से कहा। उसने स्पष्ट रूप से आर्कटिक कोलोसस को खतरनाक प्रतिद्वंद्वी नहीं माना। ब्राइडा ने चुपचाप सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और किताब हिलने लगी। क्या वह एक ही हमले में उन सभी से निपट सकती है? अरे, लंबी दूरी की नेक्सस के अपने फायदे हैं, है ना? एडम ने जिज्ञासा से ब्राइडा की हरकतें देखीं। उसने पहले सिर्फ एक ही प्रेत को देखा था जो जादू की किताब जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करता था, भले ही वह उसके नेक्सस का ही एक रूप था। वह व्यक्ति बाना था और ऐसा नहीं था कि वह उसे बार बार याद करना चाहता था। अन्य प्रेत ब्राइडा को बहुत रुचि के साथ देखते थे। बीच बीच में बर्फीले इमोट्स और सींग वाले छिपकलियों से लड़ते हुए राक्षस उन्हें देखने से नहीं रुकते थे। आर्कटिक कोलोसस आगे बढ़ते रहे, राजसी कदमों से चलते हुए और फैंटम्स पर अपनी ठंडी निगाहें गड़ाते हुए। हर कोई सोचता होगा कि वे अंतिम खतरा थे। एक बार पराजित होने के बाद फैंटम राहत की सांस ले सकते थे। हालांकि जो लोग पर्याप्त अनुभव रखते थे वे जानते थे कि यह ग्रहण का पूरा खतरा नहीं था। ये शुरुआत नहीं थी, लेकिन अंतिम राक्षसों के लिए आर्कटिक कोलोसस बहुत कमजोर थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्याप्त रूप से खतरनाक नहीं थे। हाँ, बड़े और डरावने आर्कटिक कोलोसस ब्राइडा के लिए अकेले ही निपटने के लिए एक मध्यवर्ती चरण थे। होश! ब्राइडा के बगल में कई काले धब्बे दिखाई दिए और जल्दी ही कपटी मुस्कान के साथ जबड़े में बदल गए। वे अंतहीन भूख और खून की प्यास से ग्रस्त राक्षसों की तरह लग रहे थे। तीखी मुस्कान के साथ भूत अपनी मालकिन के इर्द गिर्द कुछ देर तक चक्कर लगाते रहे और फिर आर्कटिक कोलोसस की ओर बढ़ गए। किसी न किसी तरह उनका एकमात्र उद्देश्य ब्राइडा की इच्छाओं को पूरा करना था। यह उसके आदेशों में से एक था और उसके नेक्सस की शक्ति अभी प्रकट होनी शुरू हुई थी। अरे, भले ही वह भी K1 फैंटम है, लेकिन वह मेरी क्षमताओं से अधिक शक्तिशाली दिखती है, एडम ने सोचा, उसकी किताब के पन्नों से उड़ते काले रूनों को देखते हुए। रून एक ही धारा में ऊपर की ओर बहते हुए एक विशाल काले गोले में संघनित हो गए जो एक काले तारे की तरह जमीन से ऊपर तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्राइडा ने अपना खुद का सूरज बनाने का फैसला किया था, शांत और मुश्किल से दिखाई देने वाला। उसी समय प्रेतात्माओं ने आर्कटिक कोलोसस के साथ अपने जबड़े भी गाड़ दिए। वे इन दिग्गजों को भी निगलना चाहते थे, लेकिन उनके तीखे दांत दिग्गजों के कवच को नहीं काट सकते थे, केवल धीरे धीरे कुतरते हुए खरोंच छोड़ते थे। हालांकि ब्राइडा ने उन्हें दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया था, क्योंकि वे इस मामले में हथियार नहीं बल्कि बलिदान थे। ठीक है, बाद में मुझे उनसे जीन हटाने की याद दिलाना मत भूलना, ब्राइडा ने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि उसके मुंह के कोनों से खून की धार बह रही थी। उसने अचानक किताब बंद कर दी। उसी क्षण जमीन के ऊपर मडराता हुआ गोला कांप उठा, मानो फटने वाला हो या कुछ बाहर निकलने वाला हो। फिर प्रकाश के कई छल्ले गोले से होकर गुजरे और जब वे गायब हो गए तो सफ़ेद चमक के साथ एक घना काला लेजर गोले से बाहर उड़ गया। ब्राइडा ने भारी भौहें सिकोड़ते हुए अपना हाथ दाएं से बाएं हिलाया, जिससे लेजर की दिशा बदल गई। ब्राइडा खून खांसते हुए एक घुटने पर गिर पड़ी, लेकिन उसका काम पहले ही पूरा हो चुका था, क्योंकि कुछ भी लेजर को रोक नहीं सकता था। आर्कटिक कोलोसस ने अपना हाथ घुमाया और दांतेदार प्रेत से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे अपना सिर उठाना पड़ा और तभी सामने से आ रही लेजर ने उसका सामना किया। अंधेरे के विस्फोट ने विशालकाय के बर्फीले कवच को चकनाचूर कर दिया, जिससे सभी दांतेदार भूत ऐसे बम की तरह फट गए जिनका फ्यूज अभी अभी जला हो। फिर लेजर आगे बढ़ता रहा, प्रत्येक आर्कटिक कोलोसस से गुजरता हुआ अंतहीन विस्फोटों की एक श्रृंखला बनाता हुआ। स्पष्ट खतरा महसूस करते हुए दिग्गजों ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उनके सभी प्रयास असफल रहे। असफलता ही हाथ लगी। बम बम बम! उनके शरीर के बर्फीले टुकड़े जमीन पर गिर पड़े, जिससे काले रक्त मिश्रित बर्फ की लहरें उठने लगीं।
एक भी आर्कटिक कोलोसस जीवित नहीं बचा। ब्राइडा ने उनमें से हर एक को मार डाला था, इसलिए उसका मिशन पूरा हो गया था। खा खा खा। ब्राइडा को अपने शरीर के अत्यधिक भार के कारण खून की खांसी हुई। उसकी आंखों के नीचे थैलियां दिखाई देने लगीं, जो उसकी स्पष्ट थकावट को दर्शा रही थीं। नल, एक आदमी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसने कई बार उसे थपथपाया। ब्राइडा ने पलटकर ओवन की नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसके दांतों में सिगरेट दबी थी। तुमने अच्छा किया, लेकिन ऐसे शक्तिशाली हमलों के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। शायद तुम्हारे लिए अभी चलना भी मुश्किल हो रहा होगा, है न? ओवन ने शांति से पूछा। ब्राइडा ने शर्म से मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही, मुझे बस कुछ मिनट चाहिए और मैं सामान्य हो जाऊंगी, ब्राइडा ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओवन ने सिर हिलाया, फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान उभरी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्राइडा को उठाया, उसे अपने कंधे पर फेंका और एक लापरवाह नज़र से देखा और आगे बढ़ गया। ब्राइडा का चेहरा लाल हो गया और उसने तेजी से उसकी पीठ पर अपनी मुट्ठियां पटकनी शुरू कर दीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो अभी। ओवन केवल मुस्कुराया और धीरे से उसकी गांड पर कुछ बार थप्पड़ मारा। हा, मुझे संदेह है कि तुम अभी कुछ कर पाओगे। बस आराम करो और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसके बाद ब्राइडा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था और अब उसके पास विरोध करने की नैतिक शक्ति नहीं थी, हालांकि, और न ही इच्छा। क्या तुम मुझे अपनी बाहों में नहीं उठा सकते थे? एक शूरवीर की तरह, ब्राइडा ने प्यारे से फूले हुए गालों के साथ मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। एडम शुरू से लेकर अब तक पूरे समय ब्राइडा को ध्यान से देख रहा था। उसने जो देखा उसमें ओवन की चाल में उसे सबसे कम दिलचस्पी थी। तुम्हारे दिमाग में कुछ है? सिल्वाना ने पूछा। तुम उसे इतने गौर से देख रहे हो मानो वह इस दुनिया का मुख्य खजाना हो। ठीक है, मैं बस इसके बारे में सोच रहा था। उसकी मारक क्षमता स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है और वह आसानी से आर्कटिक कोलोसस को संभाल सकती है। मुझे अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती। हालांकि अगर वह स्टील नाइट या मिर्ना के खिलाफ लड़ती तो वह न केवल हार जाती बल्कि मारी जाती। हाँ, आप शायद सही कह रहे हैं। कुछ लोग एक चीज़ में मजबूत होते हैं, कुछ दूसरी चीज़ में अच्छे होते हैं। आप खुद भी शायद महसूस करते होंगे कि यह सामान्य से ज़्यादा है। एडम ने सिर हिलाया और उसकी नज़र अलेक्सिया पर गई। हालांकि उसे दोनों काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी, है न? एडम ने सोचा। दिग्गजों के पतन के साथ ही पांचवी लहर पूरी हो गई। इस बार राक्षस काफी समय के लिए चले गए थे, इससे प्रेतों को थोड़ा आराम करने का मौका मिला, लेकिन देरी का एक कारण था। ये तूफान से पहले की शांति थी बहुत अधिक और आक्रामक। छठी लहर के आगमन के साथ 1000 से ज्यादा राक्षस उनकी टुकड़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनमें सैकड़ों स्नो इमोट्स, सींग वाले छिपकलियां और दर्जनों वम्क्रश शामिल थे। कोई आर्कटिक कोलोसस नहीं थे। ये संभावना नहीं थी कि वे अभी तक दिखाई देंगे क्योंकि वे संख्या में छोटे थे, जो उनके आकार को देखते हुए तर्कसंगत था। फैंटम्स ने एक और गंभीर चुनौती के लिए तैयारी की, लेकिन न तो कप्तान लड़ने के लिए उत्सुक थे और न ही उनके नेता। ठीक है, वे बहुत ताकतवर नहीं हो सकते, लेकिन मुझे उन्हें मारने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फ्रेड ने सहजता से कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। प्रेत उसे हैरान चेहरे से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह अकेले ही 1000 से ज़्यादा राक्षसों को मार सकता है। टस्क, तुमने अभी अभी एक आसान काम लिया है जिसमें जीन अनुपात ज़्यादा अनुकूल है, एस्टर ने नाराज़गी से कहा और अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रख ली। फ्रेड ने भौहें सिकोड़कर उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा। चुप रहो, बस देखो, मैं अकेले ही राक्षसों की पूरी लहर को खत्म कर देता हूँ। इसमें तुम्हारा बहुत समय लगेगा, फ्रेड ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके धनुष से निकलने वाली सफ़ेद भाप एक लंबे बर्फ सफ़ेद तीर में संघनित होने लगी। अरे, तुम दोनों कुछ मायनों में एक जैसे हो, है न? ओवन ने मुस्कुराते हुए एक सिगरेट एक तरफ फेंक दी और अगली सिगरेट ले ली। ब्राइडा ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसे, ओवन ने फ्रेड की ओर इशारा किया, जो हमला करने की तैयारी कर रहा था। राक्षस तेजी से भाग रहे थे। 10 सेकंड में वे सैकड़ों मीटर दूर होंगे और फैंटम से टकराएंगे। फ्रेड के पास वह करने के लिए बहुत कम समय था जो उसने सोचा था। ब्राइडा ने अपने कंधे उचका दिए। उसके पास भी मेरी तरह लंबी दूरी का हथियार है। यहीं पर समानताएं खत्म हो जाती हैं। हम कई बार एक दूसरे से मिले, मिशन के लिए दस्ते में शामिल हुए। वह एक काबिल आदमी है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत खराब है। ओवन हंसा। मुख्य बात यह है कि वह राक्षसों को मारने में अच्छा है, बाकी सब महत्वपूर्ण नहीं है। उसी क्षण फ्रेड ने निशाना साधते हुए कुछ कहा, क्योंकि उसका तीर अपनी शक्ति की सीमा पर पहुंच गया था। हालांकि वह राक्षसों पर निशाना नहीं साध रहा था, बल्कि ऊपर की ओर, आकाश की ओर। ये गोल्डन मिशन से थोड़ा ज़्यादा जटिल है, लेकिन मुझे एक साफ की गई लहर के लिए बहुत सारे जीन मिलेंगे। मैं उन्हें खर्च करने के लिए हमेशा कोई जगह ढूंढ लूंगा। फ्रेड ने धनुष की डोरी छोड़ने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
एक बर्फ सा सफ़ेद तीर बिजली की गति से धनुष से निकला, अपने चारों ओर हवा का एक घेरा बनाते हुए सीधे तारों की ओर बढ़ गया। तीर में बहुत अधिक ऊर्जा थी और वह अस्थिर था तथा हिंसक रूप से हिल रहा था। अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर जहां तीर नीचे उतरना शुरू होता है, उसकी नोक चमक उठी, पूरे तीर के साथ आतिशबाजी की तरह फट गई और सैकड़ों सफ़ेद प्रक्षेपास्त्र निकलने लगे। प्रक्षेपास्त्रों ने पूरे युद्ध क्षेत्र को छोटे बमों की तरह ढक लिया, जो तेजी से जमीन पर आ रहे थे, दौड़ते हुए राक्षसों के ठीक ऊपर। बम 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 बम। एक ही पल में दर्जनों विस्फोट बर्फीली जमीन पर बरस पड़े, जिससे वह खून और फटे हुए राक्षसों के अंगों से ढक गई। यहाँ तक कि वमक्रश भी बर्फ सफ़ेद तीरों की बौछार का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि उनकी खाल इतनी मोटी नहीं थी कि वे अपनी जान बचा सकें। कुछ स्नो इमोट्स और सींग वाले छिपकलियां बच निकलने में कामयाब हो गए, किसी चमत्कार से वे सिर्फ किस्मत वाले थे। लेकिन फ्रेड ने कुछ तेज सटीक शॉट फायर करके जल्दी से इसे ठीक कर दिया। तीर उनके सिर को छेदते हुए सफ़ेद भाप में बदल गए। बस अब इतना ही। मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, फ्रेड ने शांत भाव से कहा, ठंडी भाप छोड़ते हुए और अपने चेहरे को जैकेट के ऊंचे ऊनी कॉलर से ढकते हुए। टस्क, भले ही मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि यह बुरा नहीं था। तुम इसे केवल एक बार और इस्तेमाल कर सकती हो, है ना? एस्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। फ्रेड ने उसे तीखी नज़र से देखा। एक बार और, या कुछ घंटों में 2 बार और, ये किसी भी अन्य नेक्सस की तरह ही है, बेवकूफ़। एस्टर की भौहें तन गईं जब उसकी कुल्हाड़ी से लाल लपटें निकलने लगीं। अरे, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या आपकी जीभ भी बहुत लंबी है? मैं इसे मुफ्त में छोटा कर सकता हूँ। फ्रेड ने अहंकार से अपनी ठोड़ी उठाई और एस्तेर को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारे जैसे बर्बर को मुझे छूने दूंगा। ऐसा तो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। एस्तेर की आंखें फड़कने लगीं और उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वह कुल्हाड़ी की मूठ पर से गुजरते हुए उसे कसकर पकड़ रही थीं। ओवन दूर से ये दृश्य देखकर मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या वे सचमुच एक दूसरे को इतना नापसंद करते हैं, या यह एक अंतर्निहित सहानुभूति है? कम से कम उनमें से एक ने तो ऐसा किया है। ब्राइडा ने अजीब चेहरे से उसकी ओर देखा। क्या आपको नहीं लगता कि इस समय आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? अगली लहर जल्द ही आ जाएगी। ओवन ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। चलो, हम दोनों ने ग्रहण के दौरान एक से अधिक बार बेस्टियन या गढ़ की रक्षा की है। ओवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसकी निगाहें गंभीर हो गईं। आप जानते हैं कि भोर होने से कुछ घंटे पहले एक ऐसा समय आएगा जब हम कुछ मिनटों के लिए न तो मजाक कर पाएंगे और न ही आराम कर पाएंगे। तब अगर हमारे पास कुछ वाक्यांशों का आदान प्रदान करने की ऊर्जा बची होगी तो ये सौभाग्य की बात होगी। ब्राइडा ने चुपचाप सिर हिलाया। ग्रहण के अंत में सबसे खतरनाक राक्षस आए, साथ ही विशाल लहरें भी आईं। यह एक बढ़ता हुआ प्रभाव था, क्योंकि ग्रहण जितना लंबा चला उतने ही अधिक शक्तिशाली राक्षस आकर्षित हुए और उन्होंने उन पर नियंत्रण कर लिया। युद्ध के दौरान भी शांति के क्षण थे। अगर कोई उस दौरान भी गंभीर रहा तो वह पागल हो सकता है। ओवन इस बात को समझने के लिए काफ़ी अनुभवी था। 7वीं और 8वीं लहरें लगभग पूरी तरह से एस्टर द्वारा ली गईं। उसने बहुत अधिक क्षमताओं का उपयोग नहीं किया और अपने दुश्मनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि 8वीं लहर के अंत में वह मुसीबत में पड़ गई। भाड़ में जाओ, दूर हो जाओ मुझसे, एस्टर ने चिल्लाते हुए कहा जब वह स्नो इमोट्स और सींग वाले छिपकलियों से लड़ रही थी। कुछ को उसने अपनी कुल्हाड़ी से काट डाला और एक शक्तिशाली किक के साथ फेंक दिया। उसके पास हर एक के लिए एक अनूठा समाधान था। हालांकि जल्द ही वहां बहुत सारे राक्षस हो गए और कोई भी उसकी मदद करने की जल्दी में नहीं था। ऐसा नहीं था कि कप्तान उसे चोट पहुंचाना चाहते थे, नहीं, उसे बस साधारण हमलों और फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा कुछ इस्तेमाल करना था। चलो, मैं तुम पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, एस्टर ने अपनी कुल्हाड़ी ऊंची उठाने से पहले कहा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी जमीन में गहराई तक घुसाई, सारी लपटें अचानक गायब हो गईं। यह एक साधारण हमला लग रहा था जो लक्ष्य पर नहीं लगा, लेकिन जमीन को हिलने और बर्फ को टूटने में कुछ ही सेकंड लगे। हाँ, मैं निशाना लगाने में भले ही अच्छी न हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ और भी है जो मुझे कुचल सकता है, एस्टर ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन से बाहर निकालते हुए कहा। उसी समय आग की लपटें ऊपर की ओर उठीं और राक्षसों को एक ही झटके में जलाकर राख कर दिया। आग के गीजर के पास मौजूद हर कोई राख में बदल गया, कोई अपवाद नहीं। ठीक है, यह अलग है, एस्तेर ने उत्साहित मुस्कान के साथ कहा और कुल्हाड़ी को जमीन पर रखकर उस पर झुक गई। 9वीं लहर के दौरान सभी ने मिलकर काम किया, यहाँ तक कि एलेक्सिया ने भी, जो आमतौर पर निष्क्रिय रहती थी या केवल विशेष रूप से मजबूत राक्षसों से ही मुकाबला करती थी। एडम ने अपने दूसरे आदेश का इस्तेमाल किया, अपने चांदी के पंजे के एक झटके से कई दर्जन राक्षसों को बराबर टुकड़ों में काट दिया। उसने अभी तक अपने नेक्सस या आर्टिफैक्ट के गुणों का इस्तेमाल नहीं किया था।
वह अभी भी उनका इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि 2 घंटे से भी कम समय में भोर हो जानी चाहिए। ग्रहण के दौरान भोर सबसे वांछित और खतरनाक घटना थी। यह इस भयानक परीक्षा का अंत था, लेकिन यह वह चरम भी था जब घातक प्रतिद्वंद्वी युद्ध के मैदान में प्रवेश करते थे। ओह, लगता है ये शुरू हो गया है न? एडम ने दूर से सैकड़ों परछाइयों को घूरते हुए कहा। इस बार राक्षसों में कुछ नई प्रजातियां थीं, जो बहुत शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन परेशान करने वाली थीं, बिल्कुल आर्कटिक कोलोसस की तरह। हालांकि राक्षस आगे नहीं भागे, वे वहीं रुक गए और किसी का इंतजार करने लगे। उनके पीछे तीखे पंजे और लंबे नुकीले दांतों वाले भेड़ियों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। वे इस क्षेत्र के शीर्ष शिकारियों में से थे। तभी 4 विशालकाय भेड़िए सामने आए, जिनकी रीढ़ की हड्डी पर क्रिस्टल जैसी धारियां थीं। उनकी पूंछें धीरे धीरे एक ओर से दूसरी ओर हिल रही थीं, जबकि उनके भयानक मुंह से लार टपक रही थी। फिर भी, हालांकि यह किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त था, अलेक्सिया ने अपनी नज़रें केंद्र पर गड़ाए रखीं, इस ग्रहण के सबसे मजबूत राक्षस की प्रतीक्षा में, जो उसका प्रतिद्वंद्वी बनेगा। जल्द ही एक विशाल छाया प्रकट हुई, जिससे अलेक्सिया प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने लगी। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, बर्फीली ढलान पर चढ़ते हुए धीरे धीरे एक विशाल छाया दिखाई दी, जिससे विशालकाय भेड़िए भी एक तरफ हट गए। ये प्राणी उनका नेता नहीं था, लेकिन भेड़ियों को ऐसे शक्तिशाली और क्रूर प्राणी के प्रति सम्मान और विस्मय के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। किसी भी राक्षस की तरह उन्होंने सभी चीज़ों से ऊपर पूर्ण शक्ति को रखा। शुद्ध शक्ति के सामने बाकी सब कुछ महत्वहीन था। प्रेत स्वाभाविक रूप से भय से कांपने लगे। यद्यपि राक्षस अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, फिर भी उसकी आभा भयावह और भयावह थी। हालांकि एक निश्चित व्यक्ति के लिए प्रत्याशा और खुशी के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उम्मीदें अंततः पूरी हो गई थीं। चलो, मुझे अब और इंतजार मत करवाओ, अलेक्सिया ने बीच में ही सांस लेते हुए बीच में ही रुककर कहा। जल्द ही प्रकाश एक विशाल छाया पर पड़ा, जिससे चौड़े सिर के साथ पीछे की ओर इशारा करते हुए लंबे सींग दिखाई दिए, जो घातक भालों की तरह अंत तक उठे हुए थे। फिर खड़ी पुतलियों वाली 2 नीली आंखों ने युद्ध के मैदान पर अपनी नजरें घुमाईं, जिससे उसका चौड़ा जबड़ा थोड़ा सा दिखाई दिया, जिसमें बड़े बड़े दांत और 6 लंबे नुकीले दांत थे। राक्षस आगे बढ़ा, अपने 4 विशाल पंजे दिखाए, जिसमें छोटे लेकिन मजबूत पंजे थे, और एक बड़ा मांसल शरीर था, जिसकी खाल मोटी थी। राक्षस के पास कोई सुरक्षात्मक तराजू या घना फर नहीं था, यहाँ तक कि एक लेजर ब्लेड भी उसकी खाल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, केवल उसे खरोंच सकता था, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हड्डियों के छल्लों वाली एक मोटी पूंछ, जिसके अंत में एक बड़ा नुकीला गोला था, धीरे धीरे एक ओर से दूसरी ओर झूल रही थी, जो हथौड़े की तरह किसी के सिर पर गिरकर उसे आसानी से उड़ा सकती थी। आखिर वह कौन है? एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और पुतलियां फैल गई थीं। ये तो बहुत बुरा है। सिल्वाना ने गहरी सांस ली। यह एक फ्रॉस्ट बीस्ट है, पर्पल थरेट लेवल, रेड बुक। फिर भी इस राक्षस के बारे में आपको बस इतना ही जानने की जरूरत नहीं है। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ये पहले से ही पर्याप्त नहीं है? एडम हैरान था। उसे एहसास नहीं था कि पर्पल थरेट लेवल, रेड बुक राक्षस से भी बदतर क्या हो सकता है। ये शक्ति का चरम था। सिल्वाना ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा, जैसा कि आप जानते हैं, एक ही खतरे के स्तर के बीच भी राक्षसों की ताकत नाटकीय रूप से भिन्न हो सकती है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में यह महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्लू थरेट लेवल से शुरू करते हुए विशेष रूप से मजबूत राक्षसों की अपनी रेटिंग होती है। रेटिंग में राक्षस जितना अधिक होगा, वह उतना ही मजबूत होगा। यह इतना सरल है। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। फ्रॉस्ट बीस्ट का स्थान काफी ऊंचा है न? दुर्भाग्य से आप सही हैं। मिशन विभाग के अनुसार फ्रॉस्ट बीस्ट सभी पर्पल थरेट लेवल राक्षसों में 6ठे स्थान पर है। दूसरे शब्दों में, उससे अधिक शक्तिशाली केवल 5 राक्षस हैं। फ्रॉस्ट बीस्ट लगभग चरम पर है, सिल्वाना ने गंभीर स्वर में समझाया। एडम ने सिर हिलाया और अपनी नज़र उन भेड़ियों पर घुमाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे, जबकि फ्रॉस्ट बीस्ट स्थिर खड़ा था और अपने प्रतिद्वंद्वी के आने का इंतजार कर रहा था। सबसे शक्तिशाली को केवल उसी से लड़ना था, सबसे शक्तिशाली से। उसका क्या? मुझे उम्मीद है कि वह भेड़िया शीर्ष 10 में नहीं है। एडम ने 4 विशाल भेड़ियों में से एक की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसे अन्य राक्षसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने पहले ही अपना लक्ष्य चुन लिया था, और ऐसा लग रहा था कि राक्षस पहले से ही उसकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार था। एज और वुल्फ, जिसे आप देख रहे हैं, वह प्राइम टाइप है। पर्पल थरेट लेवल, रेड बुक। वे काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन फ्रॉस्ट बीस्ट की तुलना में वे उतने खतरनाक नहीं लगते। सिल्वाना ने तुरंत जवाब दिया। एडम ने आह भरी। ठीक है, अब मेरे काम पर जाने का समय हो गया है न? एडम ने एक तरफ हटते हुए कहा। उसी समय दर्जनों अलग अलग राक्षस लेफ्ट नॉर्थ स्क्वाड की ओर भागे। स्नो इमोट्स और हॉन्ट लिजर्ड्स जल्द ही एडम के सामने थे, लेकिन उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं।
यह कोई गलती नहीं थी, क्योंकि राक्षस बस उसके पीछे भागे। इसके अलावा वे उससे बचते रहे, उसका सामना नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि यह उनके स्तर का नहीं था। अन्य कप्तानों, विशेष रूप से एलेक्सिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके इर्द गिर्द दर्जनों मीटर तक एक भी राक्षस नहीं था। वे उससे प्लेग की तरह डरते थे, बिना किसी कीमत पर अपनी जान देने को तैयार नहीं थे। राक्षसों को पता था कि एलेक्सिया उन्हें एक पल में मार डालेगी। एडम हमेशा की तरह सबसे शक्तिशाली राक्षस को हराना चाहता था, लेकिन वह मूर्ख नहीं था और अहंकार को खुद को बर्बाद नहीं करने देना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि शायद फ्रॉस्ट बीस्ट के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था, और अगर था भी तो वह सबसे योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अगर वह सबसे ताकतवर राक्षस से लड़ना चाहता था तो उसे दस्ते में सबसे ताकतवर होना था। यह आसान था। आरआर प्राइम एजियोर वर्ल्ड ने गुस्से से गुर्राते हुए धीरे धीरे एडम के चारों ओर घूमते हुए उसे गौर से देखा, जैसे कि वह उसका शिकार हो। अरे, ये तो आखिरी लहर है ना? हाँ, भोर होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, या यूं कहें कि ऐसी दूसरी लहर आने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको देरी करनी चाहिए। अगर आप खुद का बचाव नहीं करते हैं तो राक्षसों के पास हर प्रेत को मारने के लिए अभी भी बहुत समय है, सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। एडम ने सिर हिलाया। अच्छा, तो अब मैं खुद को रोक नहीं सकता। खैर, उस स्थिति में चलो सरल से शुरू करते हैं। एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियों में बिजली के झटके दौड़ रहे थे। इससे पहले कि एजियोर वुल्फ कुछ समझ पाता, एडम ने अपनी मुट्ठी भींच ली और राक्षस पर ध्वनि के समान तेज और प्लाज्मा के समान गर्म शक्तिशाली वज्र छोड़ दिया। एजियोर वुल्फ के पास बचने का कोई समय नहीं था। एडम ने सब कुछ तेजी से किया, स्टील नाइट के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से, जब उसे तीसरा आर्टिफैक्ट गुण मिला था। अभ्यास से एडम को केवल कुछ मिलीसेकंड का लाभ मिला, लेकिन यह एजियोर वुल्फ को एक कार्य करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए पर्याप्त था। अपनी पूंछ को हिलाना। हुश! पूंछ की तीखी नोक वज्र से टकराई, जिससे सारी ऊर्जा तुरंत अवशोषित हो गई और उसे एजियोर वुल्फ की रीढ़ के साथ चलने वाली क्रिस्टल रिज के साथ प्रवाहित कर दिया। नीले क्रिस्टल बहुत चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी क्षण फट सकते हैं, लेकिन किसी तरह वे दबाव का प्रतिरोध करने में कामयाब रहे और एजियोर वुल्फ को किसी भी तरह की क्षति से बचा लिया। तभी एजियोर वुल्फ की आंखें चमक उठीं और साथ ही उसके मुंह की गहराई भी, मानो एक ड्रैगन अपनी विनाशकारी ज्वलंत सांस को बाहर निकालने वाला हो। ओह, ये तो अप्रत्याशित था, एडम ने स्तब्ध चेहरे से कहा जब बिजली के झटके उसके पैरों में लगे। उसी क्षण एडम बिजली की चमक में बदल गया और आखिरी क्षण में उस विनाशकारी लेजर को चकमा दे दिया जिसने उसकी ऊर्जा का आंशिक उपयोग कर लिया था। चकमा! फैंटम ने चिल्लाते हुए कहा, और देखा कि लेजर ने उसके साथी के शरीर को चीर दिया है और फिर उसकी भी जान ले ली है। यद्यपि एजियोर वुल्फ ने एडम के वज्र से ऊर्जा का उपयोग किया, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड के लेजर के लिए ही पर्याप्त थी। खैर, इस क्रूर युद्ध क्षेत्र में कई लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा था। लेजर कुछ भी नहीं रह गया। दर्जनों प्रेत और राक्षस ऐसे हमले के अधीन थे जो उनके लिए नहीं था। खुद का बचाव करना असंभव था, क्योंकि उनमें से कई को अभी तक एहसास भी नहीं हुआ था कि क्या हुआ था, वे पहले ही मर चुके थे। क्या बकवास है, लड़की फुसफुसाते हुए बोली, जबकि उसके मुंह के कोनों से खून की धार बह रही थी। उसने अपनी निगाहें नीचे की, अपनी छाती में एक बड़ा छेद देखा। अन्न बाहर की ओर बह रहे थे, जो उसे जल्दी से अनंत अंधकार में ले जा रहा था। एडम दूर खड़ा था और उसके शरीर में सिहरन की लहरें दौड़ रही थीं। वह लेजर द्वारा छोड़े गए खूनी निशान को देख रहा था। उसे पसीना आ गया और रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एजियोर वुल्फ से भी अधिक उनकी मौत के लिए जिम्मेदार था।